सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरा लोमस पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पौ अथ पठ्यते मुखव्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते छन्दः पादौ तु वेदस्य ज्योतिषामयनं चक्षुः ब्रह्मलोकमहीयते। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी का ज्योतिष की इस कक्षा में फिर से स्वागत है और सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सुबह का एक बिंदु दोहराएंगे और एक बात हमने आपके सामने रखी थी चंद्रमा के बारे में। आप लोगों ने, किसी ने ध्यान दिया उस बात पर? समय मिला? कुछ मिला? चंद्र स्पष्ट किया आपने? अच्छा, तो चंद्र स्पष्ट आपका कितना आया आज का चंद्र स्पष्ट आपका आया? कितना आया? 4 डिग्री 44 कला 37वीं कला। 4 डिग्री 44 कला 44 कला 17वीं कला। अच्छा, 357 था आज का और कल है 11। मोटी मोटी बात कर रहे हैं, 11 अंश पर कल, तो ये करीबन 14 अंश आगे बढ़ गया। 14 अंश, और आपको निकालना था शाम 17:30 का, तो करीबन 7 अंश जाएगा। बिल्कुल सही है आपका, करीब 7 अंश जाएगा, तो 57 में 7 जुड़ जाएगा तो 64 आ जाएगा, 4 अंश के लगभग। एक मोटी बात है, तो आपने ठीक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। कुछ ठीक है, तो अब हम एक नए पक्ष को ले रहे हैं। पहले जो संपाद के बारे में एक बार दोहरा लेते हैं, और वो भी आपको ऐसे ही आपने भी किया क्या चंद्रमा का? किसी को, आपको भी लगा टाइम? कुछ मिला टाइम कि नहीं मिला? चंद्र स्पष्ट करने का समय नहीं मिला ना, कोई बात नहीं। एक बहुत मोटी मोटी बात कर रहे हैं हम। चंद्रमा है 357 का, 357 अंश का, हम कला भी छोड़ दे रहे हैं फिलहाल, एक मोटी बात। और कल गया चंद्रमा 11 अंश का। इसका मतलब है कि चंद्रमा 57 में, बल्कि 57 59 है, 58 लगा लो, तो 58 में 2 इधर रहे और 11 उधर हुए, 13 अंश पूरा पूरा चला गया चंद्रमा। और हमने निकलवाया था शाम 5:30 बजे का, शाम 5:30 बजे का, और सुबह 5:30 का चंद्रमा हमें दिया हुआ है। तो 5:30 से 17:30 के बीच की दूरी आई 12 घंटे। अब चंद्रमा
24 घंटे में 13 अंश जा रहा है। ये सीधा सीधा हुआ 24 घंटे में 13 अंश, इसलिए 1 घंटे में 13/24, इसलिए 12 घंटे में कितना। तो ये मोटी मोटी तौर पर जो है ये आ जाएगा आपका 63 और 64 के बीच में। जब बहुत एक्यूरेटली करेंगे तो अभी ये संपात वाले पर आ रहे हैं एक्यूरेटली, इसका इतना ही रहने देते हैं। मूल बात है आपको समझाने से और आपको समझ में आ गया है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, वो आपकी बात मैं आपका ही देख रहा था, अभी आप आए नहीं थे तो इसलिए मैंने वो बात शुरू नहीं की है। आपकी बात हम कर रहे हैं। ये बात जो चंद्रमा वाली कही ये समझ में आ गई आपको? नहीं आई हो तो नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, दोबारा से हम कर देंगे। आ गई? ठीक है। उनको नहीं आई है, एक बार और सुन लो। चंद्रमा निकालना है हमने आज के शाम 5:30 बजे का। तो ये बताइए चंद्रमा कितने बजे का दिया हुआ है पंचांग में? पंचांग में जो दिया हुआ है वो कितने बजे का? नहीं, वही बोलेंगे ना जिन्होंने हाथ उठाया है। माइक दे दीजिए उनको। आप बैठे रहिए, आपकी बात हम ला रहे हैं, आप ही की बात करेंगे हम आज। पहले ये जब पहले से चल रहा था, आप आए नहीं थे तब तक। हाँ बोलिए, चंद्रमा कितने बजे का दिया हुआ है? आप पंचांग में देखिए, आज आपको जो ये चंद्रमा दिया हुआ है कितने बजे का दिया है? दे दो उनको, माइक दे दो। कितने बजे का दिया हुआ है? 357 डिग्री। ये कितने बजे के लिए है? ये तो नहीं पता चल रहा हैं जी? कितने बजे के लिए है, ये नहीं पता चल रहा। हाँ, ये नहीं पता है तो ये आपको पता होना है। ये सबसे ऊपर लिखा है, देखिए, भू केंद्रीय ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे के लिए। जी ठीक है। ये कितने बजे के लिए है? प्रातः 5:30 बजे। 5:30 बजे के लिए है। और आपसे पूछ कितने बजे के लिए रहे हैं? कितने बजे के लिए पूछ रहे हैं? इनको अलग से अभ्यास करवा देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि अब 5:30 बजे। नहीं, शाम 5:30 बजे का। अब कितने घंटे हुए सुबह 5-5:30 बजे में और शाम के 5:30 बजे में? 12 घंटे। 12 घंटे हुए। अब आपके पास जो सिद्धांत निकला वो क्या निकला कि सुबह 5 बजे ग्रह यहाँ पर है और शाम को 5 बजे कितने, तो आपने 12 घंटे का निकालना है। और किस हिसाब से निकालेंगे? में 24 का भाग देंगे, 12 से गुणा करेंगे। गति के हिसाब से निकालेंगे, गति के। तो गति कैसे निकालेंगे? दिन द्वय ग्रहांतरम गति, कल आज सुबह बताया था। गति कैसे निकलती है? कैसे जानोगे कि चंद्रमा या कोई भी सूर्य पूरे 24 घंटे में कहाँ कितना गया है? वो उससे पिछले वाले का घटा देंगे। हैं? उसमें से जो पिछले वाले गते का, उसमें से घटा देंगे। घटा देंगे। तो कल कितने पे गया चंद्रमा? अब कल के पंचांग में देखो, पंचांग को निकाले रहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जी जी। कितना हुआ? 344। 344। 344 कहाँ है भाई? पिछले गते का। पिछले गते का नहीं, हमें अगले गते का देखना है। आप तो आज शाम का निकालेंगे तो आप पीछे की गति, पीछे बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो फिर तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आगे की गति देखिए। हाँ, 11 अंश ये हुए इसमें से और 357 59 पिछले हुए। तो कुल चंद्रमा कितने अंश गया लगभग? मोटे तौर पर भी बोलोगे तो चलेगा, एग्जैक्ट घटा के मत बोलो।
346 हैं? 344 नहीं, चलिए ठीक है, आपको हम अलग से और समझा देंगे। समझ में आ रही है आप लोगों के आ रही समझ में? चलिए ठीक है, ठीक है, आप मुझे मिलिएगा, हम आपको ये गणित से क्लियर करेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपने चंद्रमा की तात्कालिक स्थिति जान ली। ठीक है, अब हम आ रहे हैं संपात पर। इसे जरा बारीकी से सुनिए, और इसको भी जहां जहां नहीं समझ में आएगा तो वो जो है आप वहां पर पूछ लीजिए, पर पंचांग अपने उसमें रखिए और थोड़ा अपना ध्यान बनाए रखिएगा। इस बात को करने से पहले जरा हमें एक सज्जन 2-3 दिनों से एक ही बात कह गए हैं और हम उन पर ध्यान नहीं दे पाए, जरा उसे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वही बना रहे हैं। आप देखिए, आप ही का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरी समझ में अभी ये नहीं आया कि ये पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य ये किस किस स्थिति में है और कैसे ये इनका क्या है, कैसे चलते हैं ये। तो ये थोड़ा सा ठीक है, उनको समझा देते हैं। तो एक गोला बनाइए या वही दिखा दीजिए। देखो, एक ये है, ये वृत्त जो भीतर काली रेखा का है, ये वृत्त है। इस वृत्त में पृथ्वी घूमती है। अब ये जो नीचे 2 पिंड बने हैं, एक पृथ्वी है और उसके बगल में चंद्रमा है। ठीक है, आ रही समझ में? हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो ये ऊपर बीच में सूर्य है, बीच में सूर्य है, और जो नीचे है ये सामने उधर वाली पृथ्वी है और इधर वाला चंद्रमा है। अब ये जो चंद्रमा घूमता है, ये चंद्रमा ऐसे पृथ्वी के ही चारों तरफ घूमता है। डायग्राम के अनुसार बताओ। समझ गए आप जो बताते हैं ना। माइक दो, माइक दो। आप जब गणित करके अंक में बताते हैं तो ऐसा ही डायग्राम से बताएगा तो फिर जल्दी समझ में आएगा ऐसा करके। अभी जैसा तो प्रश्न तभी तो पहले से हो रहा है ना, नहीं, पहले नहीं, से आपके लिए ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने गलत। मेरे लिए कुछ नहीं, ऐसा सबके लिए वो हिसाब से चाहिए। फिर समझेंगे ऐसा बात क्या हुआ। कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। आप पूछ रहे हैं समझ में आए, तो जो समझे हैं वो बता रहे समझ में आए, जिसको समझ में नहीं आए वो चुप बैठ रहे, क्योंकि उन लोग समझ रहे हैं ऐसा करके। भाई हम लोग क्यों पूछे करके ऐसा जरा पीछे पड़ रहे हैं। थोड़ा आप जरा तो ये जो ये समझा रहे हैं, ये थोड़ा आस्ते आस्ते जाइए। एकदम स्पीड में बोल रहे हैं ना, वो लिखने को भी हम लोग को जमता ना जल्दी जल्दी। वो हिसाब से आप जरा स्पीड जरा कम कीजिए, वो हिसाब से जरा समझ सकते हैं ऐसा। नहीं, अभी तो दोबारा धीरे धीरे बता दिया है ना। अभी संपात वाला भी धीरे धीरे बता देंगे। जल्दी नहीं बताएंगे, आराम आराम से बताएंगे। आप जरा देख लीजिए। देखिए, ये जो काली रेखा वाला वृत्त है, ये है वो वृत्त जो पृथ्वी चल रही है, जिस वृत्त पे, ठीक है, इस वृत्त पे पृथ्वी चल रही होती है। और ये जो सूर्य है ये बीच में होता है। वो जो आग सी लपटों वाला बनाया हुआ है वो सूर्य है, वो बीच में होता है। अब क्या है कि इनको जानने का तरीका होता है कि ये सूर्य कहाँ पर है और पृथ्वी कहाँ पर है। तो पृथ्वी को तो सीधे जो है वो क्रांति वृत्त पर है, तो उसकी तो सीधे सीधे स्थिति मिल गई आपकी, जहां पर है वहां पर पहचान लोगे। लेकिन सूर्य को देखने का तरीका ये है कि पृथ्वी की सीध में, ऐसे ये पृथ्वी की सीध में आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की सीध में सामने देखिए, वहां पर वो मेष राशि है वहां। तो अब ये ऐसा कहेंगे कि सूर्य जो है वो मेष राशि में है। हम आ गई समझ में? बहुत अच्छा। तो देखिए 2 चीजें, ये देखिए सीधे सामने देखा तो वो सामने मेष लिखा हुआ आ गया, तो ये कहेंगे कि सूर्य जो है वो मेष राशि में है। अब नीचे आइए चंद्रमा पे। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमेशा क्रांति वृत्त पे होती है। कहते ही उस वृत्त को क्रांति वृत्त है जिसमें पृथ्वी होती है, तो वो पृथ्वी वहां होती है। और चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के साथ लगा होता है, वो पृथ्वी के ही ऐसे घूमता है, पृथ्वी के, ठीक है। अब देखिए ये बगल में जो है ये चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा के ठीक उसमें सामने में जो नक्षत्र होते हैं
वो जो कल वेद मंत्र से बताया था कि चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों से हो करके, तो वो नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, जाना जाता है, माना नहीं जाता, जाना जाता है। ठीक है, तो इन बताइए चंद्रमा का नक्षत्र क्या निकला? उत्तरा फाल्गुन आ गया। अभी देखिए चंद्रमा का नक्षत्र, ये चंद्रपथ उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र आया चंद्रमा का। तो ये है, अब ये जो है जब सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक उसमें आ जाएंगे, एक ही राशि के सापेक्ष, तब जो है अमावस हो जाएगी। और जब वो एक दूसरे से 180 अंश के अंतर पे आएंगे तो वो पूर्णिमा होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो राशियां बनी हुई हैं ये क्रांति वृत्त पर बने हुए हैं, बने हुए नहीं, हमने अपनी रीडिंग के लिए एक भाग किए हुए हैं उनके। ठीक है, तो जहां पर बसंत संपात होता है, अब बसंत संपात आज आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज हमने रात्रि के कार्यक्रम में आप लोगों को वो जो चीज है जो हम कह रहे हैं 3-4 दिनों से कि विषुव व्रत और विषुवांश, क्रांति, क्रांति व्रत, इसकी ठीक ठीक गणितीय बातें समझानी है। आज शाम का जो है आपको सबक जो है सभी को ठीक से लेना है, यानी आना है, उपस्थित रहना है। उसमें हम आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो हम अभी तक नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अब कल से शुरू कर रहे थे, कल भी नहीं हुआ, आज भी वो बल्कन कह भी रहे थे वो बनारस से जो आए हैं, तो वो चीज़ आज, हाँ ठीक है, आज की आपकी चीज़ हो जाएगी। विषुवत व्रत क्या होता है, विषुव क्या होता है, और क्रांति क्या होती है, और इस क्रांति का संबंध कैसे ग्रहों की स्पष्ट स्थिति से बनता है। सारा झगड़ा इसी बात का है। कहने को वो कहते हैं हमारी भी सूर्य मेष में है, और हम कह रहे हैं हमारा सूर्य मेष में यहाँ है। तो शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र है, सिद्धांत शास्त्र है, वो बोलता है कि जिस दिन सूर्य बसंत पे, संपात पे होता है, तो उस दिन उसकी क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें गणित होनी चाहिए उसकी। तो वो चीजें हमने आपको ये उस चित्र में दिखाओ जिसमें वो वैदिक पंचांग के आधार स्तंभ, वैदिक पंचांग, एक कोई सभी पढ़ के सुना दीजिए। ओम जी, वैदिक जी पंचांग, ये एक जो चित्र को एक बार लाइए, पीछे जो चित्र था ना जी, हाँ ये इसको दिखा नहीं, आप अभी जो चित्र था मैं थोड़ा एक जिसको और ऊपर वाला, हाँ, जिसके लिए आप क्रांति वृत्त जो बोल रहे हैं ना जी, तो ये पृथ्वी का क्रांति वृत्त कहलाएगा। ये पृथ्वी का पथ है, पथ क्रांति है ये। वृत्त बोलते हैं इस परिभ्रमण के कारण जो सूर्य जिस पथ में चलता हुआ दिखता है, हाँ, वो इससे वो थोड़ा सा क्रांति अलग वृत्त है। होगा। नहीं, ये पृथ्वी पथ है। हाँ, वो अभी क्रांति वृत्त बोला था, इसलिए मैंने कहा भ्रांति नहीं हो। ये क्रांति वृत्त नहीं है, ये पृथ्वी पथ है। ये पृथ्वी का वास्तविक पथ है ये पृथ्वी का वास्तविक पथ, ये चंद्रमा का वास्तविक पथ है। और जिस और क्रांति वृत्त जो हमें पृथ्वी से सूर्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, तो उसके लिए यहाँ भी क्या वो हमें क्रांति वृत्त नहीं है। नहीं, उसके लिए हमें पहले पृथ्वी को बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखना वो पड़ेगा अलग कि चित्र किस है, रास्ते तो में चलता हुआ स्पष्ट हो जाएगा। वो अलग चित्र आ वो जाएगा। अलग चित्र है। वो ठीक है, चित्र अलग है। चित्र फिर आ रहे हैं या पहले यही कर रहे हैं? हाँ, ये चित्र है। अब ये देखिए, इसमें आप बसंत संपात की कंडीशन ये आई है, इसको बड़ा कर दीजिए आप, और बड़ा ये, अब ये चीजें पढ़ लीजिए आप। देखिए, बसंत संपात जहां पर होगा वहां पर मेष बिंदु होगा, मेष की संक्रांति होगी, मेष का जंक्शन होगा वहां पर, वहां से मेष आगे बढ़ रही है। एक बात। दूसरी बात, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य की तरफ समान झुका होगा। पृथ्वी जो है वो दक्षिण की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी एक मध्यस्थ झुकाव में होती है। इसी से क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखिए, सूर्य का दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में संक्रमण, अब देखिए जो पृथ्वी है वो यूं है, बीच में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो जिस दिन ये बसंत संपात होता है उस दिन सूर्य का जो है दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में होता है।
अब बसंत संपात से शरद संपात तक पूरा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। जैसे आजकल है, अब शरद संपात की तरफ जा रहे हैं हम, आज दक्षिणायन हो गया, 3 महीने बाद शरद संपात हो जाएगा। इसका मतलब हमारी पृथ्वी अभी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जब शरद संपात आ जाएगा तो तब जाएगा पृथ्वी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएगी। ठीक है, ये एक और काम हो गया। अब उसके बाद है सूर्य शून्य क्रांति पर। सूर्य जो है क्रांति, अभी जो क्रांति है ना, यही के समझने के बाद जो है वो विषुव वृत्त और क्रांति वृत्त को समझने के ठीक समझने के बाद ही वो क्रांति की बात समझ में आएगी। तो ये जो है सूर्य जो है वो शून्य क्रांति पर होता है। शून्य क्रांति का मतलब होता है, क्रांति असल में वो कोण है जो विषुव वृत्त और क्रांति पथ के बीच में बन रहा होता है। क्रांति बिंदु कौन सा है? जो विषुव वृत्त। अभी विषुव वृत्त शाम को आपको स्पष्ट कराएंगे, बस एक लाइन में बोल दे रहा हूं कि जो भूमध्य रेखा होती है, यही भूमध्य रेखा जब अंतरिक्ष में विस्तृत की जाती है तो ये अंतरिक्ष के उसमें ये विषुव वृत्त कहलाती है। तो ये विषुव वृत्त यूं और ये क्रांति वृत्त यूं, ये जहां पर कटते हैं वो संपात बिंदु कहलाता है। ठीक है, शाम को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, इतना ही सुनना भी बहुत है। फिर देखिए, आप जरा बड़ा करो इसको, थोड़ा बड़ा करो। तब जो है देखिए, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में समान दिनमान एवं रात्रिमान। वो स्वाभाविक बात है, जब दिनमान समान होगा तो दिनमान और 2 हिस्से होंगे तो दोनों समान होंगे, दिनमान और रात्रिमान समान। फिर भूमध्य रेखा पर शंकु का छाया लोक। अब भूमध्य रेखा पर जो है छाया नहीं बनेगी। फिर क्या है? बसंत ऋतु का मध्य बिंदु और माधव मास आरंभ। वहीं पर से बसंत ऋतु का मध्य बिंदु और माधव मास आरंभ हो जाएगा। तो उसके बाद तदुपरांत का जो पहला शुक्ल पक्ष होगा, तदुपरांत का जो पहला शुक्ल पक्ष, अब जो पहला प्रथम लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद का जो शुक्ल पक्ष होगा वो वैशाख शुक्ल पक्ष होगा। अब आप देखिए, आप 21 मार्च का अपना पंचांग खोलिए, 21 मार्च का या 22 मार्च का। 21 मार्च का 22 मार्च, ये आया आपका पेज नंबर 49। इससे पीछे आइए आप, बस संपात पर आया जैसे सूर्य 21 मार्च का पेज आप देखेंगे। 21 मार्च पे सूर्य कितने अंश पर है बताइए, देख करके पंचांग को देख करके बताइए। 46 पेज पर सूर्य कितने अंश पर है? कितने कला? हाँ, मतलब 0 अंश पर है। हाँ, तो यही तो बताया आपको कि शून्य पर होगा सूर्य। ये शून्य पर होना चाहिए सूर्य उस दिन। और जो बैसाख जो ये मानते हैं 14 अप्रैल, उस 14 अप्रैल को सूर्य शून्य पर नहीं होता। ये है बात। अब देखिए, अब आपने देखा कि ये जो दिन है, जिस दिन 21 मार्च है, ये चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो इस दिन के बाद जो पहला जो आ रहा है शुक्ल पक्ष, वो कब आ रहा है? देखो इसके बाद आगे देखो, शुक्ल पक्ष कब आया? 12 गते। बहुत सही। कितनी तारीख है उस दिन? 2 अप्रैल। तो ये बसंत संपात हो जाने के बाद बैसाख, ये जो पहला शुक्ल जो आया, शुक्ल पक्ष आया 2 अप्रैल को, ये बैसाख शुक्ल पक्ष हुआ। बस अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप बहुत कुछ समझ गए हैं। ऐसे ही वो सारे बिंदु हैं और ऐसे ही जो है। ठीक है, कोई और बात तो इसमें समझने की नहीं रहेगी, मैं समझा दूंगा, बाकी शाम को हो जाएगा। वो या वो क्रांति वाला एंगल स्पष्ट करना है क्या? वो मैं कर लूंगा, वो ऐसे नहीं। चलिए, अब जो है अगला बिंदु आया आपके बसंत संपात का, जो सुबह अब बता रहे थे, जो 23 अंश 5 कला 36 विकला का पेज 58 पर। कितना हुआ?
23 घंटा 5 मिनट और 36 सेकंड है। ये ऊपर दिया है संपातिक काल, ये किसमें है? घंटा मिनट सेकंड में है। 23 घंटा 5 मिनट 36 सेकंड। अब इस संपातिक काल से हमने 12 बजे का संपातिक काल जानना है, यही विषय है। ठीक, 12 बजे या कोई भी समय चुन लीजिए आप, उसी हिसाब से कर लेंगे। तो हमने ये 5:30 बजे का दिया हुआ है सांपातिक काल। आज 5 बजे कर 30 मिनट के लिए 23 घंटा 5 मिनट 36 सेकंड दिया हुआ है। और आपने जानना है, मान लीजिए कि आप जो है, अभी हम दिल्ली का ही बता रहे हैं, पर आज ही हम रोजड़ की वाली बात भी लाएंगे, रोजड़ वाली बात भी ले आएंगे आज ही। तो दिल्ली में ही हैं आप, जब दिल्ली में ही हैं तो तब उसमें स्थान करेक्शन वाली बात नहीं आएगी, जो है एज इट इज ले लेना है। इसे लेने के में आप निकालेंगे, अब कितने बजे का निकालें बताओ, कोई भी समय बता लो। 12:30, चलिए 12:30 बजे के लिए संपात कितना होगा, ये जो है कितना होगा ये निकाल रहे हैं। तो अब जो है 12:30 बजे का निकाल रहे हैं और 5:30 का हमारे को उपलब्ध है। तो अब पहली ड्यूटी हमारी क्या बनती है? 12:30 में से 5:30 को घटाओ, और तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने घंटे के लिए निकालना है। तो पहला काम वो करो, 12:30 में से 5:30 घटाओ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 7 घंटे आ गए। अब हमने 7 घंटे के लिए निकालेंगे। अब 7 घंटे के लिए निकालेंगे, लेकिन उसको कैसे मतलब किस आधार पर निकालेंगे? तो हमें ये देखना होगा कि जो संपात 7 घंटे में है उसके जो वास्तविक वैल्यू मान है, वो संपात समय का जो अंतर है उसको उसमें जोड़ेंगे। तो 1 घंटे के लिए 9.833 सेकंड का अंतर होता है। 1 घंटे के लिए सांपातिक काल जो है, तो ये हो जाएगा 7 घंटे, और प्लस उसमें 7 को 9.833 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। अब चाहो तो थोड़ा सा अपने पास भी गुणा करके देख लो, 9 7 63 के 64 के करीबन आएगा। अपने पास भी गुणा करके देख लो। जी, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए, हाँ, कि बिल्कुल। ये जो संपातिक काल है, तो एक तो ये किसका संपात है, और थोड़ा चित्र में आ जाए कि देखो ये इस संपात की बात है। ये जो समय बताया जा रहा है, ये संपातिक काल किसका है? ये संपात बिंदु का है। मतलब किन का संपात होगा, कहाँ होगा? या तो चित्र में आ जाए, और इतने घंटे बाद में होने वाला है जो भावी का है ना जी, तो वो जो संपातिक काल का एक चित्र मन में आ जाएगा कि ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं, और अब इतने घंटे बाद में यहाँ पर है। वही है ना, पहले मुझे आप ऐसा है, अभी आप इसकी सिर्फ गणित, मैं एक बार गणित सीख लेते हैं इसकी। ठीक है। शाम के समय में जब मैं संपातिक काल बताऊंगा ना, अरे मैं इसीलिए तो कह रहा था ना कि पहले हम वो क्रांति वाली बातों को ही स्पष्ट कर देते। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो चित्र स्पष्ट होगा। नहीं तो गणित तो आ जाएगा, लेकिन विषय स्पष्ट नहीं रहेगा। तो संपात ही पहले स्थिर कर हैं? संपात को ही क्लियर कर देते हैं, विषुवत वृत्त और ये सब दिए हैं। हाँ, इसी को करते हैं क्लियर। चलिए, हम आपको अब जो समझा रहे हैं, अब जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसे बाद में आएंगे हम। अभी हम आपको भूमध्य रेखा, विषुववृत्त, देशांतर और अक्षांश पर ले आए, ये पहले स्पष्ट कर रहे हैं।
इसको समझने से पहले कि हम अक्षांश और देशांतर या विषुवांश क्रांति या हमारे सांपातिक काल या भोगांश और सर ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, आप ऐसे समझिए कि ये तो एक सतह है ना, खाली जो हमें स्क्रीन में दिख रही है एक सतह है। इसके दो अक्ष हो सकते हैं, दो दिशाएं हो सकती हैं। तो किसी भी बिंदु को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो कि कौन सा बिंदु कहाँ है, तो हम उसे कैसे करके स्पेसिफाई करते हैं गणित में कि इस दिशा में इतना चला और इस दिशा में इतना ऊपर। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना चला और ऊपर की डायरेक्शन में इतना चला। तो ये हमारे बिंदु के दो बिंदु मतलब एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स से हम एक बिंदु की पोजीशन बता सकते हैं। ये तो है प्लेन में, सतह में। लेकिन जब कोई गोलाकार वस्तु होती है तो उसमें हम जिन चीजों को यूज करते हैं वो दो चीजों को यूज करते हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं वो आप समझो। ये अभी आप पृथ्वी को भी लेके चलो या जैसे भी, लेकिन ये पूरा एक हमारा एक गोला है। तो एक गोले में एक जो बीच की रेखा होती है, ये हर गोले में एक बीच की रेखा होती है जो उस गोले को दो भागों में बांटती है। ये जो बीच की रेखा है ये प्रत्येक गोले में होती है। तो पृथ्वी के संबंध में इस जो बीच की रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू को दो भागों में बांटने वाली रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और एक रेखा जो हमारे ऊपर से नीचे तक भूमध्य रेखा को काटते हुए, मतलब एक रेखा तो ऐसे कोई जो हॉरिजॉन्टल में पृथ्वी को दो भागों में काटती है, एक रेखा ऐसी होगी जो वर्टिकल में पृथ्वी को दो भागों में काटती होगी। तो ये जो रेखा होती है इसे बोलते हैं याम्योत्तर रेखा पृथ्वी के सापेक्ष में, या मेरिडियन लाइन, ठीक है। अब हमें किसी भी बिंदु की जब स्थिति बतानी है तो जैसे हमने अभी निर्देशांक में क्या करा था कि एक्स एक्सिस से इतनी दूर और वाई एक्सिस से इतने ऊपर, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें इस तारे की या इस किसी एक पिंड की स्थिति बतानी है तो हम उसे ये केंद्र है पृथ्वी का, जिसके केंद्र पर मतलब इस केंद्र पर ही ये वाला सर्किल भी है और इस केंद्र पर ही ये वाला सर्किल भी। तो हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर प्राइम मेरिडियन से इतना दूर और भूमध्य रेखा से प्राइम मेरिडियन के ऊपर इतना ऊपर, दो कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करते हैं। ये हमारा एक रेफरेंस लाइन हमारी ये है। जैसे हमारा जब हमने वो करा था तो हमारे एक्स और वाई दो थे ना रेफरेंस लाइन। आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक को थोड़ा आप उधर कर लीजिए। उस समय जब हमने प्लेन में करा था तो हमारे दो रेफरेंस लाइन थी, एक एक्स और एक वाई। अब आप समझ लो कि जो एक्स है वो ये भूमध्य रेखा है और जिसको हम ये वाई बोल रहे थे ये प्राइम मेरिडियन रेखा है। तो इन दोनों का ये जो कटान बिंदु है ये हो गया, जैसे यहाँ पर ये कटान बिंदु था 0 0, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। अब भूमध्य रेखा पर हमने नापा कि कोई चीज हमारी भूमध्य रेखा पर कितनी दूर है और भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर है। तो दो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक तो हमें ये मिल गया कि प्राइम मेरिडियन से भूमध्य रेखा पर कितनी दूर है और एक भूमध्य रेखा पर प्राइम मेरिडियन की दिशा में कितना ऊपर है। ये दो कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं क्योंकि सब जगह यही ही चलेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के नाम बदलेंगे और हमें ये समझना होगा कि प्राइम मेरिडियन कौन सा है और ये वाला इक्वेटर कौन सा है। सिर्फ इनकी भाषाएं, इनकी स्थिति बदलेगी लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा सब जगह। तो हमें इतना समझ में आता है कि किसी भी गोले में एक हमने हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जिसमें गोले को दो भागों में बराबर बांट दिया, एक वर्टिकल रेखा खींची जिसमें हमने गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया, उत्तर और पूर्व और पश्चिम में। अब इन दोनों का जो भी कटान बिंदु है, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर हम चल रहे हैं कि ये पिंड हमारा कितनी भूमध्य रेखा पर कितनी दूर है, यानी ये कोण कितना बन रहा है, और यहां से हम ऊपर जा रहे हैं कि ये पिंड हमारा कितनी दूर है, यानी ये कितना ऊपर गया है। ये कोण, दो कोण हमें मिल रहे हैं। ये चीज स्पष्ट हो पा रही है? नहीं, या मैं दोबारा से बताऊं? अभी स्पष्ट नहीं हुई। अभी देखिए ये एक मिनट, ये आपने पृथ्वी बनाई है या पृथ्वी के चारों ओर का भार का घेरा बनाया है? ये आप लोग जरा पहले एक सेकंड विभू जरा आकाश, ये आकाश आप में रेखाएं हैं या पृथ्वी के ऊपर की आप रेखाएं न हैं? पृथ्वी समझिए न आकाश,
ये कोई भी एक बॉल है, कोई भी गोला ले लीजिए। हाँ, कोई भी गोला हो तो उस गोले के क्षेत्र बाहर के भाग पे है या तो उससे दूर आकाश में है? ये नहीं, अभी गोले की सतह पर ही है। गोले की सतह के ऊपर है, तो ये पृथ्वी की सतह पर भी मान सकते हैं। आप पृथ्वी की सतह पे भी मान लीजिए। पृथ्वी जी। की सतह के संदर्भ में इन रेखाओं के और इन कोणों के नाम बदल जाते हैं। हाँ, और गति करने वाली चीज कौन है इस पृथ्वी पर? जी, पृथ्वी पर ये क्षेत्र, दो रेखाएं हो गई और कोई चीज गति कर रही है और हमें उसकी स्थिति प्राप्त करनी है, तो ये गति करने वाली चीज कोई भी एक क्या बताएंगे? कोई भी। मैंने तो अभी यहाँ पर ये बिंदु ले रखा है कि हमें इस बिंदु की स्थिति समझनी है। यहाँ एक वाहन है, ये व्यक्ति वाहन है, मान लीजिए। एक व्यक्ति है, व्यक्ति है, जी। हमें इसकी, ये आपका रोजड़ है, ये रोजड़ है। ये रोजड़ है। अच्छा, ये रोजड़ हो गया। अगर ये पृथ्वी है तो ये रोजड़ है। अब हमें रोजड़ की स्थिति जाननी है। जी, तो जब हम ये कह रहे हैं कि इस प्राइम मेरिडियन से इतना दूर आए हम, तो हम रोजड़ का जो है लैटिट्यूड है। इसमें ये जो रेखा है, इससे इतनी दूर ये घुमा के बताएंगे, इतनी दूर आए, ये जो पूरा रास्ता है अच्छा, इसमें ऐसा कहाँ है, से कहाँ तक लेंगे? जरा 1 मिनट के लिए एक बात मैं कर दूं और फिर आगे बढ़िएगा। देखिए क्या है कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं का उद्देश्य है किसी भी स्थान की सुनिश्चिति को जानना, उसकी लोकेशन को जानना कि ये स्थान कहाँ पर है। एक उद्देश्य तो ये है, तो ये है पृथ्वी पर का उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है अंतरिक्ष की तथ्यों को जानना। तो जो भूमध्य रेखा है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाने वाली रेखाएं हैं। यानी ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम को खींची हुई होती हैं और उत्तर से दक्षिण की दूरी बताती हैं। आया ये तथ्य कुछ समझ में? भूमध्य रेखा इसकी मध्य रेखा होती है। इस रेखा से उत्तर की तरफ को जाने वाली या दक्षिण की तरफ को जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये रेखाएं जो हैं, ये पूर्व से पश्चिम को खिंची हुई होती हैं और उत्तर से दक्षिण की दूरी बताती हैं। बात आई ये समझ में? हाँ ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे हो? यहाँ पर तो 1-2 मिनट के लिए, फिर तब यहाँ पर तो चित्र बना हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। तो नहीं, अगर मुझे आप तो- शुरू से चित्र बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक मिनट, देखो वो जो कहना चाह रहे हैं, एक तो भूमध्य, ये जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, वो चित्र आप लोग जानते हैं। अब इस रेखा के आधार पर उत्तर और दक्षिण की स्थिति, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध कोई वस्तु है तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है और ये रोजड़ है, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ कहाँ पर है ये अक्षांश रेखा से पता लगेगा। तो उत्तर की स्थिति बताएगा और अगर नीचे कोई है तो वो उसके दक्षिण की स्थिति दक्षिण की बताएगा। स्थिति बताएगा। ये है दक्षिण में कितनी दूरी है और उत्तर में कितनी दूरी है, उस दूरी का जो बीच का बिंदु है वो भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा और अन्य अक्षांश सब रेखाएं किसी वस्तु की उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव की तरफ, या तो नहीं उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी असल गोलार्ध में में स्थिति को बताती है। संस्कृत में बोलते हैं ध्रुव उन्नति अक्षांश। ध्रुवोन्नति, ध्रुव की तरफ उन्नत होने वाला वो अक्षांश, अक्षांश होते हैं। बढ़ने वाला ये अक्षांश। संस्कृत में बोलते हैं ध्रुवोन्नति, वो अक्षांश होती है। ध्रुवों की तरफ जितना जितना आप बढ़ते जा रहे हैं वो अक्षांश हुआ। और जो है देशयो अंतरम, देशांतरम। अब देखिए इसके ठीक दूसरी स्थिति आई। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका जीरो होता है ग्रीनविच मीन लाइन। जो ग्रीनविच मीन लाइन बीचों बीच में जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है, वो 0 डिग्री है। और देशांतर रेखा की खास बात यह है कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई होती हैं और पूर्व से पश्चिम की दूरी बताती हैं। स्पष्ट आया? स्पष्ट? हाँ, दोहरा देते हैं। दोहरा देते हैं। देशांतर रेखाएं ऊपर से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची हुई होती खींची है। होती है, या यूं भी कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ खींची होती है। मतलब ये ऐसे खींची हुई होती है, ऊपर से डाउनवर्ड। नीचे होती हैं। और जब और ये दूरी बताती है पूर्व से पश्चिम ये की। पूर्वी भाग है हुआ, ये पश्चिमी भाग हुआ। हाँ, तो ये कोई पूर्व- वस्तु पृथ्वी पर या बाहर
कितनी इस तरफ है, पूर्व की तरफ है, हाँ, वो देशांतर रेखा कितने अंश पे है उसके आधार पे बताया वो जाएगा ये बताएगी। कितनी तरफ है। अभी एक और एग्जाम्पल भी देंगे। पश्चिम की तरफ है तो वो बताया जाएगा। आप चाहो तो एक चीज को जरा नोट कर लो, पृथ्वी के शून्य अक्षांश से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, अब क्षैतिज कैसी होती है? जो क्षितिज की तरह होती है ना, क्षितिज ऐसा होता है ना, क्षितिज ऐसा होता है। तो जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के शून्य अक्षांश से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा भूमध्य रेखा होती है। इस रेखा की खासियत अब हम पहले भी बोल चुके हैं, दोबारा दोहरा देते हैं कि ये रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई हैं और उत्तर से दक्षिण की दूरी बताती हैं। और देशांतर रेखाएं इसके उल्टे हैं, वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं और पूरब से पश्चिम की दूरी बता रही हैं। ये देशांतर रेखाएं। अब इनसे फायदा हमको ये होता है कि जैसे आपका रोजड़ है, देखिए अब रोजड़ को मैं स्पष्ट कर देता हूं तो आपको हमेशा के लिए ये चीज जो है संज्ञान में हो जाएगी। अब जैसे देखिए हमने बोला किसी को जाना है रोजड़, उसने बोला हमको कि रोजड़ कहाँ पर है, तो भौतिक तरीके से भूगोलिक तरीके से तो हम उनको जो बताते हैं भूगोल, लेकिन ये जो अक्षांश और देशांतर की भाषा में क्या है, देखिए यहाँ का अक्षांश है 23 अंश 21 कला 22 विकला, ये रोजड़ का अक्षांश है, नोट करिए। अर्थात ये जो रोजड़ है भूमध्य रेखा से 23 अंश उत्तर वाली साइड में है। ठीक आया, ये बात समझ में आ गई? जो रोजड़ है ये भूमध्य रेखा से 23 अंश 21 कला उत्तर की तरफ है। अब देशांतर बोला तो देशांतर है 73 अंश 4 कला 54 विकला। ये तो हमने विकलाओं तक स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन आपको गणित के लिए केवल अंश और कला ही पर्याप्त है। 23 अंश 21 कला अक्षांश लिख लीजिए और देशांतर लिख लीजिए 73 अंश 4 कला, और 4 कला 54 है तो इस 4 54 को हम 5 कला कर देते हैं। तो अब क्या है कि अगर आप देशांतर रेखा का 73 वाली रेखा को, ये 73 वाली रेखा के करीब है और अक्षांश रेखा में, इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु पे रोजड़ मिल जाएगा आपको। ये देशांतर में पूर्वी बोलेंगे, पूर्वी और सारा भारत मतलब ग्रीनविच से हम पूरब साइड में इनके साथ ये बोलना होता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश। और इन रेखाओं से जो है, बस एक बात और करके फिर मैं वो विभू अपना टॉपिक पूरा करेंगे, मैं बीच में जरा थोड़ा ये मुझे लगा, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये समय बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? समय बनाती। और जो अक्षांश रेखाएं ये चरांतर बताती हैं। किसी भी ग्रह का उदय और अस्त क्या उसका अनुपात है। जैसे अभी आपको हमने चंद्रमा का बताया कि 5:30 से 12:30 का एक, वो ऐसे ही इसी अंतरमान से फिर चरांतर होता है। तो चरांतर जो है वो ग्रहों का, लग्नों का, सूर्य इत्यादि का, किसी का भी आप जब उदय और अस्त निकालेंगे तो वहां पर चरांतरों का की जरूरत पड़ती है। ये चरांतरों में अक्षांश काम आता है। और जो समयांतर है उस समयांतर में देशांतर काम आता है। समयांतर में क्या आता है? हाँ, एक देशांतर 4 मिनट का टाइम अंतर बनाता है। एक देशांतर 4 मिनट का अंतर बनाता है। यानी सारी पृथ्वी में 360 देशांतर होते हैं। तो 360 को 4 से गुणा करो तो कितना आया? 360 को 4 से गुणा करो 1440 आएगा। ये 1440 मिनट में पृथ्वी का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, 1440 मिनट आएगा। इसीलिए जब कभी आपको, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, उसको ध्यान रखें, बाद में नोट भी कराएंगे इस बिंदु को, कि जब कभी आपको किसी स्थान के सापेक्ष समय का अंतर देखना होगा
तो उन दोनों स्थानों के देशांतरों का अंतर लिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, पहले तो इसको बोल लो आप, दो स्थानों के समयांतर जानने के लिए देशांतर का गणित किया जाता है। एक अंश के देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब थोड़ी देर के लिए दिल्ली लिखिए अपने कागज में, दिल्ली विभू, दिल्ली का देशांतर देखो 77-13 है। दिल्ली का 77-13 है, दिल्ली ये नीचे लिख लिया 77-13 है। और रोजड़ का 73-5 है, रोजड़ का 73-5 है। अब 77-13 में से 73-5 घटाओ, अपने आप भी घटा लो और यहां भी विभू दिखा रहे हैं। 77-13 और 73-5, 73 ये 73, हाँ 73-5, तो कितना आया? नहीं, ज्यादा आना चाहिए। हाँ, इतना ही आया। सतहत्तर और 4। अब दिल्ली की अपेक्षा आपका जो, इसको 4 से गुणा कर दो, दिल्ली की अपेक्षा आपके रोजड़ का जो समय है ये 16 मिनट 32 सेकंड कम है। वो 77 पे है, ये 73 पे है, 73 से और अधिक पूरब में है। जितना पूरब में बढ़ेगा उतना समय बढ़ता जाएगा। दिल्ली का समय आपके यहां के समय से 16 मिनट 32 सेकंड प्लस होगा, ठीक है। और जो यहां का समय है ये दिल्ली के समय से 16 मिनट 32 सेकंड कम होगा, ठीक है। तो अब हम इस विषय को यहीं पर छोड़ रहे हैं। आगे हम जब समय के बारे में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात आएगी तो वो फिर जो है, जैसे आपने दिल्ली के सापेक्ष जाना है वैसे ही आपको जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है ये 82:30 पर है। ये कितने पर है? हाँ, ये हर देशों के लिए, जब मैंने शुरू में एक दिन बताया था, तो भारत का जो समय है ये 82:30 कला पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है। तो आपको जब स्टैंडर्ड टाइम बनाना होगा तो 82:30 में से रोजड़ का 73-5 घटा करके और तब उसको 4 से गुणा करके जो आएगा तब उसको आप जो है यहां का स्टैंडर्ड टाइम तब निकलेगा, ठीक है। अब आगे विषुववृत्त और उस पर पूरे ले आओ, मतलब देशांतर और अक्षांश मेरे को जरा आपको स्पष्ट करना था, वो हो गया होगा। इसका देखिए, दिल्ली 77 पर है और ये 73 पर है, तो ये दिल्ली से आगे है कि पीछे है? पहले है ना। अब अगर आपको रोजड़ का टाइम जानना है तो घटाना पड़ेगा दिल्ली के सापेक्ष, और दिल्ली रोजड़ में के सापेक्ष आपको दिल्ली का टाइम जानना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 82:30। अब यहां से आगे की जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो क्रांति वृत्त और विषुववृत्त और ये तमाम बातें, ये आपको अब विभू जो है थोड़ा और आगे जहां पर छूट गए थे वहां से आगे स्पष्ट करेंगे। तो अभी जैसे आपको ये अक्षांश और देशांतर जो समझाए ना, ये है क्या कि कोण है, कोणात्मक माप है। कोणात्मक माप आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मीन लाइन, जिसका हम देशांतर नाप रहे हैं, और हमें कहा गया कि रोजड़ जो है 73 डिग्री पूरब है और 23 डिग्री 21 मिनट ऊपर है। तो इसको आप ऐसे समझो कि हम यहाँ से 73 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे आए और 21 मिनट का 23 मिनट का कोण बनाते हुए ऊपर गए। तो ये हम जहाँ पहुँचे पृथ्वी की सतह में, ये रोजड़ हम पहुँच गए। 2 कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए कि एक्स एक्सिस पर हमने कितना चलना है, कोण में 73 डिग्री चले,
फिर ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस पे हमने कितना चलना है, वो 23 डिग्री चलना है। तो किसी भी गोले में, जैसे प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, किसी भी गोलाकार वस्तु में जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई भूमध्य रेखा है या मध्य रेखा, और जो वाई एक्सिस है वो हो गई उसका प्राइम मेरिडियन लाइन। अब भिन्न भिन्न गोलों के हिसाब से इन रेखाओं के और ये जो कोण हम नाप रहे हैं इनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं गोले अलग अलग और अलग अलग गोलों के नाम बताता हूँ और वो बताता हूँ कि कैसे होते हैं। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। ये जो रोजड़ का अक्षांश और देशांतर है, तो ये जो अक्षांश है ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ हम देख रहे हैं। हाँ, ठीक हाँ, है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ हम देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ देख रहे हैं। हाँ, और ये जो देशांतर रेखा वाला बिंदु है ये ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की तरफ हम देख रहे हैं। पूर्व की तरफ पड़ता है। ठीक है जी। ग्रीनविच से, ग्रीनविच से और पूर्व की तरफ भारतीय- आएंगे, और भारतीय स्टैंडर्ड जो देशांतर है उससे पश्चिम की तरफ। उससे पश्चिम की तरफ। और इन दोनों का जो मिलान बिंदु है वो रोजड़ है। वो रोजड़ है। इन दोनों का जो कटान बिंदु आएगा वो रोजड़ है। वो रोजड़ है। हाँ। जी, इस विषय में किसी को अस्पष्टता हो तो पहले पूछें। ओम विभू जी, जो कोण का हाँ। माप होगा वो पृथ्वी के सेंटर से लिया जाएगा। मुझे हाँ, सुन- पृथ्वी के केंद्र पर ना ठीक है, क्या ठीक, क्या धन्यवाद। बोले बोले हो गया, ठीक है उनका जवाब। अब आप ऐसा देखो कि जैसे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा और प्रधान यामियोत्तर रेखा है, ये प्राइम है मेरिडियन महत्वपूर्ण बात, सुन लीजिए अब ढंग जो से। प्राइम मेरिडियन लाइन है पृथ्वी में, उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। अब क्या है कि प्रत्येक गोले में इस रेखाओं के नाम और जो कोण हम नाप रहे हैं उनके नाम अलग अलग है, वो आपको समझना है। पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है भूमध्य रेखा और वर्टिकल एक्सिस है ग्रीनविच मीन लाइन। तो जो ग्रीनविच मीन लाइन से जो हम कोण नापते हैं वो हो गया हमारा लॉन्जिट्यूड या देशांतर, और भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण जो हम नाप रहे हैं वो हो गया आपका अक्षांश। ठीक है, ये समझ में है। अब आप ऐसा कीजिए कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है इसको अंतरिक्ष में विस्तार कर दीजिए। ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा अभी कुछ यूं पूछना ऊपर है के लिए इसमें? मिला लीजिए पीछे। इसको। हाँ हाँ विभू जी, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक दो बात किसी को और पूछनी है, भी पिछले उसको प्रसंग स्पष्ट में कर लेते हैं। एक स्पष्टीकरण है कि जैसे दिल्ली का सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है, तो रोजड़ का जो सूर्योदय होगा अभी समय पर बाद में आएंगे, नहीं नहीं, इस ये पर जो- बाद में आएंगे। ये नोट रखिए। 16 मिनट 32 सेकंड का अंतर है। अभी बाद में आएंगे, वो अभी- अभी बता। अभी देश की दृष्टि से बात पहले कर रहे हैं। अक्षांश और देशांतर। पहले आप इनको समझ लीजिए, ये आएंगे इस विषय पर। अभी हमने आपको सूर्योदय सूर्यास्त पर जब निकालना सिखाएंगे उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। हाँ बोलिए। आचार्य जी, मेरे को तो स्पष्ट नहीं हो रहा, अगर ग्लोब के माध्यम से स्पष्ट कराएं तो हो जाएगा, मेरे को तो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई बॉल मिल पाएगी? जी। जो मुनि जी ने भी लेकर जब क्या भूमि- लेके दूसरे रुको, क्या- किसी- क्या- कोई और लेके आएगा। बॉल कोई? आप लेके आओ। बॉल। आपको पता है? हाँ ले- कोई गोला है? नहीं, ग्लोब है वो लेके आ रहे हैं। हाँ, तब तक हम दूसरी बात कर सकते हैं आगे। ठीक है, मैं अक्षांश देशांतर आपको ग्लोब में भी समझाता हूँ। अब आप पृथ्वी के सापेक्ष ऐसा कीजिए कि जो पृथ्वी वो की नक्शा भूमध्य भी लिया रेखा ना, है, पृथ्वी वाला, कहाँ गए वो पूरा बड़ा कक्ष, वो एक कोई और ले आओ, आप ले आओ, नक्शा भी ले आओ, बड़ा वाला। हाँ। नहीं देखिए, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो आपको बता दी थी, पहले इतना बताओ, वो आपके मन में स्पष्ट है? हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे देशांतर आपने बताया तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर का टाइम 4 मिनट का है। वैसे अक्षांश है, जैसे मान लो 0 विषुववृत्त पर है हम, तो उससे ऊपर जाएंगे अक्षांश पर, तो उसका भी कोई नाप होगा ना? जब हम ऊपर अक्षांश पर जाते हैं तो समय में फर्क नहीं पड़ता। हाँ। एक देशांतर पर जितने भी देश होंगे, हाँ इस लाइन पर जितने भी स्थान होंगे, सब में एक ही समय होगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। हाँ अक्षांश से समय पे फर्क नहीं पड़ता, समय पे देशांतर से फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरा क्या कहना है कि अक्षांश के बीच की भी दूरी तो होगी ना कोई हाँ, तय? दूरी होती है। हाँ, वो पूछ रही हूँ। तो ऐसा आप मान के चलिए कि
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तकरीबन 111 किलोमीटर है। हाँ वो प्रति अंश 110 या 111 किलोमीटर के लगभग है। मतलब और जो देशांतर में है हाँ वो भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर है, लेकिन आप देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं वो तो उत्तरी ध्रुव में जाके सारी मिल जाती हैं। हाँ तो भूमध्य रेखा पर करीब 111 किलोमीटर होती है, लेकिन उत्तरी ध्रुव में जाकर के वो 0 हो जाती है। हाँ तो वो अलग अलग अक्षांश पे दो देशांतरों के बीच की दूरी अलग अलग होगी, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी सर्वत्र पृथ्वी पर एक बराबर है, हाँ। 111 किलोमीटर। लेकिन वो विषय नहीं था, इसलिए अभी आए नहीं उसमें। ठीक है, मैं समझ गई। तो ये अक्षांश और देशांतर ये हमें स्पष्ट हो पा रहे हैं पृथ्वी के मायने में क्या है कि ये ग्रीनविच मीन लाइन है। तो ग्रीनविच मीन लाइन से भूमध्य रेखा पर हम गए, 73 डिग्री मुड़े, कोण पृथ्वी के केंद्र पे कोण नाप रहे हैं, फिर यहां से 23 डिग्री ऊपर आए तो हम रोजड़ पहुंच गए। ये दो कोऑर्डिनेट से हमने रोजड़ की स्थिति जान ली। अब हमें सूर्य की स्थिति जाननी है, किसी और ग्रह की स्थिति जाननी है। तो हमने क्या करना है कि जो पृथ्वी पर जिसे हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं ना, इसको सीधे सीधे आप विस्तार कर दो, बढ़ा दो अंतरिक्ष तक। तो पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा है वो अंतरिक्ष में कहलाता है विषुवत वृत्त। जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है ना, इसी को हमने फैला दिया, पूरे अंतरिक्ष तक फैला दिया। तो इसी को अंतरिक्ष में बोलते हैं विषुवत वृत्त। तो पृथ्वी पर हमारी दो एक्सिस कौन कौन सी थी, एक भूमध्य रेखा और एक ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, अंतरिक्ष में हमारी जो दो मुख्य रेखाएं हैं वो है विषुवत वृत्त। जैसे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है वैसे अंतरिक्ष में विषुवत वृत्त है। और जैसे पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन है, ऐसे अंतरिक्ष में कौन सी लाइन है, जो उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव को जाते हुए, उत्तर से सीधे ध्रुव से ऐसे सीधी लाइन खींचूंगा अगर मैं, तो वही याम्योत्तर रेखा है। तो ऐसी याम्योत्तर रेखा तो हर जगह के लिए अलग अलग होगी। इसमें जैसे पृथ्वी के लिए ग्रीनविच मीन लाइन को एक मानक याम्योत्तर रेखा मान लिया है, ऐसे ही अंतरिक्ष में जो याम्योत्तर रेखा मान रखी है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाती हुई रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, लेकिन जो वसंत संपात से होकर के गुजरती है वो वाली रेखा। तो हमारे पास प्रश्न आया कि वसंत संपात क्या चीज हुई। ये देखिए, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी में है, इसका ही मैंने अंतरिक्ष में विस्तार कर दिया। तो ये जो वृत्त बना, ये जो नीली लाइन में दिखाया हुआ है, ये बन गया हमारा विषुवत वृत्त। इसी का ही अंतरिक्ष में विस्तार करा है, भूमध्य रेखा का ही अंतरिक्ष में विस्तार करा। अब सूर्य हमें जिस पथ पर चलता हुआ दिखाई देता है उस पथ का नाम है क्रांति वृत्त। ये कई बार विषय आ गया। तो सूर्य हमें जिस पथ पर चलता हुआ दिख रहा है, यह भूमध्य रेखा पर या विषुवत वृत्त पर कुछ कोण से, कुछ तिरछा है। अब है क्या कि एक्चुअली में तो ये पथ, क्या पृथ्वी अगर सीधे होगी तो हम कहेंगे सूर्य तिरछा है, लेकिन चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो वो सूर्य हमें तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, तो पृथ्वी जितनी मैक्सिमम झुकी हुई है उतना ही सूर्य हमें तिरछा दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि क्रांति वृत्त जिस पथ पर सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, यह भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये करीब परम क्रांति इसी को ही बोलते हैं, और यह है 23 डिग्री 27 मिनट के लगभग। 27 मिनट। तो ये जो कोण है ये इतना झुका हुआ है। तो जब सूर्य इस पर चलता है तो ये देखो सूर्य की वर्ष भर की यात्रा है जो वो क्रांति वृत्त पर कर रहा है। एक समय ऐसा है जब भी कोई दो वृत्त होंगे और आपस में एक दूसरे को काटते होंगे तो वो हमेशा दो बिंदुओं पर काटते हैं। कोई भी दो वृत्त आपस में अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो न तो दो से कम बिंदुओं पर काट सकते हैं, न दो से अधिक बिंदुओं पर काट सकते हैं, सिर्फ दो ही बिंदुओं पर काटते हैं। तो क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त आपस में एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। एक बिंदु ये है, यहां पर आप देखो ये विषुवत वृत्त जा रहा है, ये क्रांति वृत्त जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। और ऐसे ही एक ये है, यहां पर ये विषुवत वृत्त जा रहा है और ये क्रांति वृत्त आ रहा है और ये दोनों यहां पर काट रहे हैं।
दो बिंदुओं पर ये वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। इसमें से एक का नाम है वसंत संपात और एक का नाम है शरद संपात। इन दो बिंदुओं को ही बोलते, जैसे राहु और केतु आकाश में खगोलीय बिंदु है ना, वैसे ही ये वसंत संपात और शरद संपात भी आकाश के बिंदु हैं। जी एक स्पष्ट का थोड़ा जी, ये जो कटाव दिख रहा है ये इधर उधर देखिए जी, ये कटाव वास्तव में कटाव नहीं है। जैसे यहाँ तो कटाव है, लेकिन ये एक दूसरे को काटने दिख रहा है, यहाँ ऐसा रहा है, लेकिन वास्तव में ये काट नहीं रही, ये इसके पीछे से आ रहा है। ये नीचे है और ये ऊपर है। इसमें कौन सा वाला नीचे, कौन सा ऊपर है? ये वाला ये विषुवत वृत्त जो है ये नीचे है, विषुवत वृत्त नीचे है और ये ऐसा है, ये ऊपर है। ये ऐसा है, ये एक वृत्त तो ऐसा है सीधा सीधा ये, और क्रांति वृत्त ऐसा है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो वो द्वि-आयामी चित्र है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कटान बिंदु है, लेकिन ये कटान बिंदु नहीं है। उसी बिंदु का नाम है परम क्रांति। वहां पर कटान बिंदु नहीं है, अपितु उनकी दूरी जितनी सर्वाधिक हो सकती थी वो है, मैक्सिमम है। ये सर्वाधिक दूरी इस कटाव पे है या सूर्य जहाँ पर है वहां पर? जहाँ पर सूर्य है वहां पर, जहाँ सूर्य है, ये परम क्रांति हो गई। एक ये परम क्रांति है, क्रांति का अधिकतम माप जो। अच्छा, अभी उसी पर आ रहे थे हम अपने और विषय पर। वसंत संपात और शरद संपात में क्रांति की शून्य माप, यहाँ शून्य मान है। हाँ, अभी इसलिए आप वो कटान बिंदु है। अभी बताता हूं कि वो शून्य क्यों है। पहले आप ये समझ लो, हाँ ये समझ में आया कि एक क्रांति, जैसे हमारे पृथ्वी पर थे तो ये क्रांति वृत्त और विषुव वृत्त दो वृत्त हैं, इनका जो कटान बिंदु है ये संपात कहलाता है। ठीक है, ये दो संपात होते हैं, क्योंकि कोई भी वृत्त, दो वृत्त आपस में जब एक दूसरे को काटते हैं तो दो बिंदुओं पर ही काट सकते हैं। एक शरद संपात कहलाता है, एक वसंत संपात कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है, ऐसे अंतरिक्ष में दो वृत्त हैं, एक विषुवत वृत्त और एक क्रांति वृत्त। ठीक है, लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है, यानी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ को जाने वाली रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो रेखा हम बनाएंगे, जिसे जो ग्रीनविच मीन लाइन है पृथ्वी में, देशांतर रेखा, जो देशांतर है, वो अंतरिक्ष में क्या है कि उत्तर से वसंत संपात होते हुए दक्षिण को जाकर के फिर ये शरद संपात होते हुए ये जो सर्किल बन रहा है ना, ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है अंतरिक्ष में। तो हमारे दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है अंतरिक्ष में, एक में जिसमें विषुवत वृत्त के सापेक्ष नापते हैं और एक जिसमें क्रांति वृत्त के सापेक्ष नापते हैं। उसके लिए जो वर्टिकल लाइन है वो दोनों में एक ही है। जो पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन है वो अंतरिक्ष में क्या हो गई, शरद संपात वसंत संपात से होकर के गुजरने वाली वर्टिकल लाइन, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हुए। और जो पृथ्वी में भूमध्य रेखा है वो अंतरिक्ष में हो गई विषुवत वृत्त। और ऐसे ही जैसे पृथ्वी में भूमध्य रेखा है, वैसे ही अंतरिक्ष में क्रांति वृत्त भी है। दोनों के हिसाब से अलग अलग चीजें नपने के लिए बनती हैं। ये जो देशांतर रेखा का आपने बताया आकाश वाली, तो वो एक ही है या घूमते हुए आती है? तो एक वसंत संपात में और एक शरद संपात में घूमते हुए है। हाँ, घूमते हुए, मतलब गोला बन रहा है ना? एक तरफ आते हुए वसंत संपात में और एक तरफ जाते हुए, जैसे ग्रीनविच मीन लाइन है। हाँ। कि लंदन की तरफ से दक्षिण को जाते हुए और पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से, यानी 0 अंश और 180 अंश पे जो एक चक्र है, पूरा चक्र है, मतलब देशांतर रेखा। एक तो 0 अंश वाली देशांतर रेखा और एक 180 अंश वाली देशांतर रेखा, उसका जो आकाश का घेरा है वो पूरा एक ही वृत्त है। एक ही वृत्त हो गया एक तरह से, मतलब दो देशांतर रेखाएं मिलके एक वृत्त हो गया। एक वृत्त हो गया। और 0 वाली है वो वसंत संपात है, 0 वाली वसंत संपात से जा रही है। और 180 डिग्री वाली है वो शरद संपात में है। इसीलिए शरद संपात पे जो भोगांश है ना वो 180 अंश आता है। शरद संपात में 180 भोगांश है, वसंत संपात में 0 आता है। ठीक है, यानी 23 मार्च का सूर्य आप देखेंगे तो वो 180 अंश पे होगा। हाँ, ये बात स्पष्ट हो गई है नहीं? ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार मैं और खत्म कर लूं, फिर मैं दोबारा से भी बताता हूं। तो अभी अभी आप क्रांति वृत्त को भूल जाओ, अभी हम विषुवत वृत्त पे चलते हैं। लीजिए माइक लीजिए, बोल लीजिए, कोई बात। ये आपने जो देशांतर रेखा बताई, ये जो यामोत्तर रेखा जो अंतरिक्ष परिकल्पना कर रहे हैं, वो तो वसंत संपात और शरद संपात से जा रही है, लेकिन उसका नाम आप ग्रीनविच से जोड़ रहे हैं, तो वो जो ग्रीनविच रेखा वो तो थोड़ा ना शरद संपात और वसंत संपात से जाने वाली ग्रीनविच मीन लाइन नहीं है।
मैं आपको एक तरह से उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन है, यहां से आती है, ऐसे जा रही है और ये पूरा चक्कर लगा रही है ना, तो पृथ्वी में क्या करा है कि हमने जबरदस्ती एक स्थान फिक्स कर लिया कि जो लंदन से होकर के गुजर रही है वो। तो ऐसे ही हमें अंतरिक्ष में भी कोई स्थान फिक्स करने की जरूरत है कि ये लाइन उत्तरी को तो हम पहचान लेंगे, दक्षिण को भी पहचान लेंगे, लेकिन ये लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, तो उसका स्थान फिक्स करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर कौन सा स्थान है। तो यहाँ जो स्थान फिक्स है वो क्या है कि विषुवत वृत्त और क्रांति वृत्त का जो कटान बिंदु है वो 2 स्थान फिक्स कर दिए। तो जब ये ऐसे जा रही है रेखा, तो यहाँ जो बिंदु पड़ रहा है ये वसंत संपात है, और जब ये रेखा ऐसे घूम के पीछे से वापस जा रही है तो जो बिंदु है वो शरद संपात। मतलब ग्रीनविच वाली लाइन को अगर फैलाएं अंतरिक्ष में तो वो ये लाइन नहीं है जो आप बता रहे हैं, यामोत्तर रेखा नहीं है वो। अगर हम ग्रीनविच मीन लाइन को अंतरिक्ष में फैलाएं तो वो वैसी ही रेखा बन जाएगी जैसी ये रेखा है, लेकिन ग्रीनविच मीन लाइन शरद संपात और वसंत संपात से ही गुजर रही होगी ऐसा नहीं है। हाँ, ये बस ये स्पष्ट। हम ग्रीनविच मीन लाइन को आप समझ लो कि ग्रीनविच मीन लाइन बढ़ाई और उसको तब तक घुमाते रहो जब तक वो शरद संपात और वसंत संपात से न गुजरने लगे। तो जैसे ही वो गुजरने लग जाएगी वो हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा बन जाएगी, जी जी, अंतरिक्ष की प्राइम मेरिडियन लाइन बन जाएगी। स्पष्ट है। इसमें जो देखिए ग्रीनविच मीन जो लाइन है देशांतर, वो अर्धगोल जितनी है, केवल अर्धगोल है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, और उसके पीछे जो 180 अंश पर है जहां से कि दिन प्रारंभ हम मानते हैं, वो भी आधी है, आधी है। और ये जो अभी अंतरिक्ष में देख रहे हैं ये पूरा वृत्त देख रहे हैं, पूरा एक वृत्त है, पूरा एक वृत्त देख रहे हैं। तो वहां शून्य कौन सी होगी, वो ग्रीनविच नहीं है। जिस जगह वसंत संपात आ रहा है वो शून्य, उसमें तो वो शून्य मानी जाएगी, और जिसमें शरद संपात आता है वो 180 मानी जाएगी। वो 180 तो 2 देशांतर रेखाएं मिलके पूरा वृत्त बना रही हैं, आधा आधा है और मिलके एक वृत्त बना रही हैं। और यही है वो जो मैंने कहा था संक्रांतियों को सही से लेने की बात, तो वो यही है वो बात। यानी जिस दिन आप बसंत संपात या मेष संक्रांति बता रहे हैं उस दिन सूर्य 0 पर होना भी चाहिए, या जिस दिन आप तुला संक्रांति बता रहे हैं उस दिन सूर्य 180 अंश पे होना भी चाहिए। ये नहीं होता उनकी तुला संक्रांति और मेष संक्रांति में, लेकिन आपके पंचांग में होता है। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, इसमें जो ग्रीनविच लाइन है और उसके पीछे की 180 अंश वाली लाइन, इसको हमने अंतरिक्ष में बना करके एक गोला बना लिया। उसको नहीं बढ़ाया है, उसकी सीध में मत लेना, वो तो एक दृष्टांत है। ये जहां वसंत संपात और शरद संपात होता है ना, वहां उसको फिराना है। लंदन वाला ग्रीनविच छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो चलायमान है, नहीं वो नहीं उसको छोड़ दीजिए ना, वो तो धरती के लिए है, उन्होंने बताया भी था। धरती में एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम पहचान सकते हैं। अंतरिक्ष में भी तो हमें कोई ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा ना जिसे हम पहचान सकें, नहीं तो ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी, हमें क्या पता कहाँ का लाइन है। तो वो लाइन वसंत संपात और शरद संपात से होकर के गुजरे। वो स्थिर मान करके हम, आप उन्हें स्थिर मानो, चलायमान मानो। अगर चलायमान है तो वो देशांतर रेखा भी वसंत संपात के साथ साथ चलती रही, संपातों के साथ चलायमान। लेकिन जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाते हुए वसंत संपात से गुजरती है, और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाते समय शरद संपात से गुजरती है। तो जैसे पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन है, ऐसे अंतरिक्ष में ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है, वसंत संपात है, वसंत संपात। अब आप देखो, हम जैसे हमने भूमध्य रेखा पर अक्षांश और देशांतर नापे थे, तो जैसे भूमध्य रेखा पर अक्षांश है वैसे ही विषुवत वृत्त पर क्रांति है, और जैसे पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन से देशांतर था विषुवत वृत्त पर, भूमध्य रेखा पर जब हम नाप रहे थे, तो ऐसे ही अंतरिक्ष में जब इस प्रधान रेखा से भूमध्य रेखा पर हम कोण नापते हैं तो उसे विषुवांश बोलते हैं। यानी पृथ्वी में ग्रीनविच मीन लाइन और भूमध्य रेखा से जैसे अक्षांश और देशांतर बनते हैं, इन चारों पॉइंटों को लिखवा दो, अभी लिखवा दो। जैसे पृथ्वी पर भूल जाएंगे ना, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मीन लाइन से अक्षांश और देशांतर बनते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे प्रधान याम्योत्तर रेखा जो वसंत संपात से गुजर रही है वो, और विषुवत वृत्त, इन दोनों वृत्तों से जो हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो बनते हैं विषुवांश और क्रांति। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विषुवांश और क्रांति जब नापेंगे तो विषुवत वृत्त पर ये कितना कोण गया, ये जो विषुवत वृत्त पर कोण बना, और विषुवत वृत्त से ये बिंदु कितना उत्तर की तरफ है, ये इसकी क्रांति कहलाएगी।
तो जो पृथ्वी में अक्षांश है, भूमध्य रेखा से कोई पिंड या बिंदु कितने उत्तर या दक्षिण है, ठीक ऐसे ही अंतरिक्ष में विषुवत वृत्त से कोई चीज कितने उत्तर या दक्षिण है, वो उसकी क्रांति है। यानी पृथ्वी का जो अक्षांश है उसका साम्य है यहां पर क्रांति से, और पृथ्वी में जो देशांतर है उसका यहां पर साम्य है विषुवांश से। विषुवांश, विषुव के अंश। विषुव माने संपात। अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आ गए थे, कॉन्सेप्ट कैसा है। बस अब हमने अक्षांश और देशांतर में जो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मीन लाइन थी उसकी जगह हमने वसंत संपात से होने वाली प्रधान याम्योत्तर रेखा और विषुवत वृत्त को समझना है। इन दो रेखाओं के सापेक्ष जो चीज हम नापते हैं उन्हें हम कहते हैं विषुवांश और क्रांति। अब ठीक इसी चीज में आप विषुवांश, जो विषुव वृत्त है उसको हटा करके अगर आप उसकी जगह ले लो क्रांति वृत्त, तो हमारे दो वृत्त कौन से हो जाएंगे? प्रधान याम्योत्तर वृत्त तो यही है, वसंत संपात से शरद संपात होकर के गुजरने वाला वृत्त, और अब एक वृत्त हो गया हमारा क्रांति वृत्त। तो क्रांति वृत्त से कोई पिंड कितना उत्तर या दक्षिण है उसे बोलते हैं शर, और जो पृथ्वी पर देशांतर है वही अगर हम क्रांति वृत्त में नापे तो उसे बोलते हैं भोगांश, या जिसको आप सूर्य स्पष्ट बोल रहे हो। तो अगर आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आते हैं तो जो पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर है वही विषुवत वृत्त में जब हम नापते हैं तो विषुवांश और क्रांति कहलाते हैं, और वही जब हम क्रांति वृत्त में नापते हैं तो भोगांश और शर कहलाते हैं। वृत्त एक है तो हमें जो समझने वाली बात है कि वृत्त के दो कोऑर्डिनेट्स कैसे नापते हैं वो हमने देख लिया। अब प्रत्येक वृत्त के जो प्रधान रेखाएं उनके नाम अलग है और उसमें नपने वाले जो कोण हैं उनके नाम अलग है। ये आपको याद रखना है कि जो अक्षांश है पृथ्वी पर वही विषुवत वृत्त के सापेक्ष देखने पर क्रांति है, और उसी को अगर हम क्रांति वृत्त के सापेक्ष देखेंगे तो वो शर है। अगर जो पृथ्वी पर देशांतर है ठीक वैसे ही विषुवत वृत्त के सापेक्ष जब देखते हैं तो उसे विषुवांश बोलते हैं, और जब हम क्रांति वृत्त के सापेक्ष देखते हैं तो उसे भोगांश बोलते हैं। ये लिखवा दीजिए अभी थोड़ा और इसकी व्याख्या क्रांति अपेक्षित है। वृत्त में दाएं या बाएं, आगे या पीछे जो स्थिति है वो भोगांश हो गई, और ऊपर और पश्चिम की साइड में जो दूरी हो गई वो सर हो गई। ओम। सर एक प्रकार का विक्षेप, लैटिट्यूड बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। सर माने लैटिट्यूड और भोगांश माने लॉन्गिट्यूड। उत्तर और दक्षिण की तरफ की जो दूरी है ये सर, और पूरब और पश्चिम में जो स्थिति बताई जा रही है वो लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी सर, लॉन्गिट्यूड माने भोगांश। ठीक है, ये वाला चैप्टर कोशिश करेंगे और दोबारा दोहराएंगे एक ही बार में इतना, लेकिन वो 4 बिंदु नोट करा दोगे तो जरा ज़्यादा सही रहेगा इनको अपने आप पढ़ने के लिए। विश्व वृत्त हुआ, एंड का चिन्ह होता है, वो अंग्रेजी का वो मतलब हुआ होता है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्रांति और विषुवांश, शर और भोगांश, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर वाली बात नहीं। शर का मतलब हो गया कि कोई पिंड क्रांति वृत्त से कितना ऊपर, मतलब कितना उत्तर या दक्षिण है, और क्रांति का मतलब हो गया कि कोई पिंड विषुवत वृत्त से कितना उत्तर या दक्षिण। भोगांश का मतलब हो गया कि विषुवत वृत्त पर कोई पिंड वसंत संपात से कितना दूर है, और भोगांश का मतलब हो गया कि कोई पिंड क्रांति वृत्त पर वसंत संपात से कितना दूर है। अगर हमने कहा कि सूर्य का भोगांश है 90 डिग्री,
तो इसका मतलब क्या है कि वसंत संपात से क्रांति वृत्त पर 90 डिग्री दूर है। ठीक है, इनको अभी वृत्त को और समझा दीजिए। अभी ये जो अंतरिक्ष में जो है ना, एक तो क्रांति वृत्त का हुआ, तो ये 3 चक्र हुए हमारे कुल, ये 3 चक्र हुए। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। वो 4 बिंदु लिखवा, ये वाला ये लिख लीजिए, 4 अपने पास लिख लीजिए इन बिंदुओं को। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच जो है ये अक्षांश और देशांतर, विषुवत वृत्त व प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये क्रांति और विश्वांश बनाते हैं। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा ये अक्षांशों देशांतरों को बनाते हैं। इनके आधार पर अक्षांश देशांतर बनते हैं। भूमध्य रेखा से अक्षांश और ग्रीनविच मीन लाइन से देशांतर। ग्रीनविच से जितना आप पूरब और पश्चिम बढ़ते चले जाओगे वो देशांतर बनते जाएंगे, और भूमध्य रेखा से जितना पूरब और वो उत्तर और दक्षिण जाओगे वो अक्षांश बनेंगे। ठीक है, फिर विषुववृत्त हुआ, प्रधान क्या लिखा है ये, प्रधान याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा, ये क्रांति और विश्वांश। प्रधान याम्योत्तर रेखा, इससे आपके बनेंगे क्रांति और विषुवांश, और क्रांति वृत्त और प्रधान याम्योत्तर रेखा से आपके बने शर और भोगांश। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा कठिन नहीं है ये। नहीं कठिन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट माने विचार, ये विचार समझ में आ परिकल्पना समझ में आ जानी चाहिए। जी, इसमें एक एक को बताइएगा जी। एक एक करके बताता हूं। ये हमारा प्रधान याम्योत्तर रेखा है, तो मैं वसंत संपात से ही नाप रहा हूं। प्रधान याम्योत्तर रेखा को चित्र नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूज करती है फिर। ठीक है, कोई पिंड मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ये तो केंद्र की लाइन है, यहां से इसको डाला नीचे विषुवत वृत्त पर, तो ये देखा कि ये विषुव वृत्त के सापेक्ष हमने नापा, तो ये कोण कितना बना हमारा। वसंत संपात से मैं उस पिंड की तरफ आया विषुवत वृत्त पर, तो ये जो कोण बना, ये तो जैसे पृथ्वी में हो रहा था देशांतर, ये यहां पर बन गया विषुवांश। अब विषुवत वृत्त से वो पिंड कितना उत्तर है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो कोण बना ये बन गई उसकी क्रांति। नहीं जी, ये अभी स्पष्ट नहीं है, आप जो भी बता रहे हैं ना जी, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा दोबारा। ये क्रांति और विषुवांश जो है, इसको पहले एक बार दोबारा बता दीजिए। उसी को ही बता रहा हूं मैं। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, ये फिर चित्र मन में बैठ नहीं रहा है कि कैसे हो रहा है ये। इसको क्रांति को और विषुवांश को एक बार पहले इन दोनों को और बता। आपने जैसे पृथ्वी में 2 वृत्त परिकल्पना की, एक ग्रीनविच मीन लाइन और एक भूमध्य रेखा, तो ये मान लीजिए कि ये वसंत संपात का बिंदु है, और ये जो वृत्त जा रहा है ये विषुवत वृत्त है, और ये इनका कटान बिंदु है, तो ये वसंत संपात। अब मुझे देखना है कि इस पिंड की स्थिति कहां पर है, तो वसंत संपात से मैं इस पिंड की तरफ आया, ये जितने का कोण बना ये विषुवांश है, और यहां से उत्तर इतना गया, ये इस पिंड की क्रांति है। हाँ, इसको इस चित्र पे अगर देखेंगे तो ये वसंत संपात है। इस चित्र पर अगर देखेंगे, माइक आपका, आपका ये दिखाई नहीं दे रहा, माइक जो है ना आपका, जो आप दिखा रहे हैं। जी ओके, अब ठीक है। हाँ। ये वसंत संपात है, ये प्राइम मेरिडियन है जो वसंत संपात से होकर के गुजर रहा है, उत्तरी ध्रुव से जा रहा है, और ये विषुवत वृत्त है। तो अब हमने इस पिंड की स्थिति जाननी है कि इस पिंड की स्थिति क्या है। यहां पर मैं केंद्र में हूं, तो वसंत संपात से ये आया मैं इतने तक, ये जो कोण मैंने बनाया ये कोण है विषुवांश। अब इस पिंड तक जाने के लिए मैं यहां से ऊपर उठा, तो ये वाला जो कोण बना ये कोण है क्रांति। विषुवांश और क्रांति। हाँ। विषुवांश और क्रांति। हाँ, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर मेरा कोई पिंड यहाँ पर है, तो इसको इधर ले लीजिए ना जी, ये यहाँ से यूं आ रहा है, तो आप जैसे यूं घुमा रहे हैं ना,
तो ये मैंने घुमाया, इस- यहाँ तक घुमाया, जहाँ तक ये पिंड है ना, यहाँ तक मैंने इसको घुमाया, तो ये जो पृथ्वी के कोण पर ये जो कोण बना है, ये तो हुआ विश्वांश। नहीं, लेकिन ये तो वहां पर है अभी, ये ऊपर है। आचार्य जी, अभी हम असल में विषुवत आप वृत्त पर ही ऊपर घूम मान रहे रहे हैं शरद वसंत संपात को, जबकि वसंत संपात नीचे वाला है। वसंत संपात नीचे वाला है जी। अच्छा। और अच्छा, मेरा प्रश्न ये है विभू जी, जो ये केंद्र माना है, जैसे अगर अक्षांश देशांतर मानते हैं तो केंद्र तो हम मानते हैं पृथ्वी के केंद्र को, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में मापेंगे तो केंद्र किसको मानेंगे? तब भी पृथ्वी का केंद्र ही है। ठीक है, धन्यवाद। केंद्र में पृथ्वी है। ये जो कोण मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करा, वसंत संपात से इधर चले गए। विषुवत वृत्त में ही चले हम, ठीक है। पिंड के नीचे तक आ गए। हाँ, तो अब हमने जो पृथ्वी के केंद्र में कोण बनाया, ये विषुवांश है। ये विषुवांश हो गया। इस विषु रेखा का अंश कितने अंश विषुवांश, में है, हाँ, विषुवत वृत्त पर है, कितने डिग्री पर है वो पता वो लगेगा। है, ठीक है। विषुव रेखा पर है, इसलिए विषुवांश है। अब यहाँ पर जब हम पहुंच गए, तो यहाँ से हम चले ऊपर की तरफ को, पिंड पर पहुंचने के लिए। तो अब ये वाला जो कोण बना है, ये वाला कोण कहलाएगा क्रांति। ये क्रांति कहलाएगा। ये आए हम, ये विश्वांश आ गया, अब विश्वांश से ये ऊपर गए, तो अब ये जो कोण बना है, ये क्रांति। तो जब हम कहते हैं कि सूर्य की क्रांति आज 23 डिग्री 27 मिनट है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य आज विषुवत वृत्त से 23 डिग्री 27 मिनट उत्तर की तरफ है। ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ है। तो आज अगर हम कहें कि किसी दिन सूर्य की क्रांति 10 अंश है, तो इसका मतलब है कि विषुवत वृत्त से 10 अंश ऊपर है सूर्य। अच्छा, जो स्थान का अक्षांश 10 अंश है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थान भूमध्य रेखा से 10 अंश ऊपर है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा का ही विस्तार है। तो जब सूर्य की क्रांति 10 अंश होगी, तो जो स्थान 10 अंश के अक्षांश पर है, सूर्य और वो दोनों एक ही लाइन में होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, भूमध्य रेखा से कोई भी स्थान भूमध्य रेखा से 10 अंश ऊपर है, उत्तर की तरफ, 10 अंश उत्तर की तरफ, तो हम उसे कहते हैं उस स्थान का अक्षांश है। भूमध्य रेखा का विस्तार कर दिया हमने अंतरिक्ष में, तो हमने उसे बोला विषुवत वृत्त। दोनों एक ही चीज है। अब हम कह रहे हैं कि सूर्य की क्रांति है 10 अंश, यानी विषुवत वृत्त से वो 10 अंश ऊपर है। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि वो अक्षांश और सूर्य दोनों आज एक ही लाइन में आ गए पृथ्वी के केंद्र से? हाँ, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। ओम। आचार्य जी, जो वो चित्र पहले दिखाया गया था अभी, उस चित्र में ऐसा समझ पा रहे हैं कि सूर्य चक्कर काट रहा है पृथ्वी के। उसमें चंद्रमा तो कहीं आया ही नहीं। मैंने चंद्रमा बोला हाँ, भी नहीं। सूर्य पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ऐसा ही दिखाया है। हाँ, दिख ऐसे ही रहा है। ऐसा दिख क्योंकि ये जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि हम नाप रहे हैं पृथ्वी में खड़े होकर के, तो उस नाप के लिए जो कुछ भी केंद्र माना गया है, वो पृथ्वी को ही केंद्र मान करके नाप रहे हैं। सूर्य को केंद्र मान करके हम नाप नहीं सकते ना, क्योंकि हम सूरज में जा नहीं सकते। पृथ्वी के नापों को सूर्य में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी गणित है, लेकिन नापने के लिए पृथ्वी में ही है। पृथ्वी को ही केंद्र मान करके नाप रहे हैं हम सब। ये पृथ्वी का याम्योत्तर वृत्त है और ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है। ये है भूमध्य रेखा। तो किसी स्थान, कोई ये स्थान यहां पर है और इसका अक्षांश है 10 अंश, का मतलब हुआ कि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 10 अंश ऊपर है, कोणात्मक 10 अंश है। अब इस भूमध्य रेखा का विस्तार कर दिया मैंने अंतरिक्ष में, तो ये विषुवत वृत्त हो गया। यहां पर इसी को हम विषुवत वृत्त बोल देंगे, और ये एक ही याम्योत्तर रेखा मान लेते हैं। मतलब ये पृथ्वी की याम्योत्तर रेखा, ये अंतरिक्ष में याम्योत्तर रेखा है। अगर सूर्य का क्रांति, यहां पर सूर्य है और सूर्य की क्रांति है 10 अंश, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि विषुवत वृत्त से 10 अंश ऊपर है। जो ये सूर्य आपने दिखाया, ये वैसे तो विषुवत पर दिख रहा है, लेकिन इससे 10 डिग्री ऊपर है। विषुवत वृत्त पर है, लेकिन विषुवत वृत्त पर 10 अंश ऊपर है, ऊपर है, क्रांति है। केंद्र तो पृथ्वी ही है,
ठीक है। तो ये स्थान और ये सूर्य दोनों एक सीध में आ गए। ये स्थान भी भूमध्य रेखा से 10 अंश ऊपर है और सूर्य भी विषुवत वृत्त से 10 अंश ऊपर है, तो दोनों एक सीध में आ गए। नहीं, दूसरा कौन सा? वो मतलब तो सूर्य उसी स्थान पे है बस। सूर्य तो आकाश में है और जिस स्थान का अक्षांश 10 अंश है वो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर, अच्छा। तो ये स्थान पृथ्वी का 10 अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश और सूर्य की 10 डिग्री क्रांति, वो एक सीध में आ वो गए। एक सीध में आ गए। एक सीध में आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोपहर के समय में सूर्य हमारे खमध्य पर ही दिखाई देगा उस दिन 10 अक्षांश पर। सूर्य एकदम ठीक ऊपर आ गया हमारे, मतलब शून्य से थोड़ा सा इधर है, ठीक ऊपर आ गया। हाँ, तो इस दिन 10 अंश पर छाया लोप हो जाएगा क्योंकि सूर्य एकदम ऊपर आ गया है। लगभग नहीं, पक्का। 10 अंश का अंतर है ना? 10 अंश का अंतर है ना? 10 अंश क्या जी? अच्छा, है भूमध्य रेखा पर ही। विषुवत तो शून्य है, ऐसा विषुवत तो शून्य है ना? विषुवत शून्य है लेकिन क्रांति 10 डिग्री ऊपर है। क्रांति 10 डिग्री ऊपर आ गई। ऊपर है, ठीक है। तो वो विषुवत पे है इसलिए छाया लोप हो रहा है, इसलिए छाया, ना कि 10 क्रांति है इसलिए। नहीं, अभी क्लियर नहीं हुई बात। ये विषुवत वृत्त है ना, इससे 10 अंश ऊपर ये पंखा है, ठीक है। तो ये पंखा मैंने मान लीजिए 10 अंश ऊपर है पंखा। अब ये तो विषुवत वृत्त है। अब पृथ्वी पर लेता हूँ, पृथ्वी पर कोई एक स्थान अगर 10 अंश के अक्षांश पर है तो वो भी तो विषुवत या भूमध्य रेखा से 10 अंश ऊपर, 10 अंश ऊपर है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। पंखा वहाँ पर, लेकिन हो तो गए दोनों एक सीध। उसके लिए जैसे कि अभी कर्क रेखा के ऊपर अभी हो रहा है, कर्क रेखा का, क्योंकि कर्क रेखा का अक्षांश है 23.5, मतलब इसका मतलब अभी हुआ कि सूर्य अभी 23.5 क्रांति पे है, सूर्य 23.5 क्रांति पर है, ठीक है। क्योंकि वो भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा के ऊपर है, तो सूर्य की क्रांति भी 23.5 अंश है। जब कर्क रेखा पर सूर्य हुआ तो जितने स्थान 23 अंश या उसके लगभग होंगे फिर उनमें तो छाया लोप हुआ, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सूर्य जहां भी क्रांति में है जितने अंश में, वो ही डिग्री पर छाया लोप हो जाएगा, पृथ्वी पर उतने अंश पे, हाँ उतने अक्षांश पे छाया लोप हो जाएगा। जैसे उज्जैन कर्क रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर विषुव के दिन इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य रेखा का अक्षांश है 0, तो उस दिन सूर्य की क्रांति भी 0 है, तो भूमध्य रेखा पर छाया लोप रेखा के बीच, कर्क और मकर के बीच में ये चलता रहेगा, रेखा के बीच में ही होगा, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो है 23 डिग्री से ज्यादा जा नहीं सकता। तो अगर कोई स्थान यहां पर है और इसका अक्षांश है 45 डिग्री, तो सूर्य हमेशा नीचे ही रहेगा, इससे कभी भी सूर्य इसके ठीक सिर के ऊपर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा के बियॉन्ड के जितने स्थान है उसमें सूर्य कभी, तो वहां पर कभी छाया लोप नहीं होगा। अच्छा, ये चीज तो हुई अक्षांश और क्रांति के संबंध में। ठीक ऐसा ही आप इसको थोड़ा सा और इस पे आप एक बार और बता दीजिए। वो क्रांति जो है ना, ये जो अभी चित्र आपने लिया है, तो ये नीले पे अगर है सूर्य है तो ये तो हो गया विषुवांश पे, और क्रांति वृत्त पे ये अगर ऊपर उठा हुआ है, नापा, ये तो है इसका विषुवांश। इसका कोण हम देख लेते हैं, ये कोण, ठीक है, ये तो विषुवांश है। अब इस कोण पर ये कितना ऊपर है, ये वाला जो कोण है ये है क्रांति, ये क्रांति, ये ऊपर पहुंचा हुआ है, और ये है विषुवांश। विषुवत वृत्त के प्लेन में जो कोण नपा वो विषुवांश, और विषुवत वृत्त के प्लेन से ऊपर को जो नपा या नीचे को जो नपा वो क्रांति है। तो ये 21 जून को जो अभी हो रहा है, तो ये यहाँ से ये क्रांति, ये अधिकतम क्रांति पर है, इस रेखा से ये इतना ऊपर है जी। और संपात बिंदु है, वहां पर क्रांति नहीं रहती है, वहां पर क्रांति 0 है, वहां क्रांति 0 होगी, और विषुवत अंश हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ 180 या 90, नहीं यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये दक्षिणायन पे 90 अंश और हाँ, दक्षिणायन पे 90 अंश हो जाएगा, उत्तरायण पे 270 अंश, यहाँ 200 हो जाएगा। ये संपात के अंदर ठीक है, संपात में यहाँ पर संपात में तो ये वसंत संपात से विषुवत वृत्त पर दूरी भी 0 है, और विषुवत वृत्त से ऊपर नीचे भी 0 है, तो क्रांति भी 0 हो गई, विषुवांश भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। फिर जब हम चलते रहे तो जैसे जैसे विषुवत वृत्त पे चलते रहेंगे ये कोण बढ़ता चला जाएगा,
तो विश्वांश भी बढ़ता चला जाएगा, विश्वांश भी बढ़ेगा और क्रांति भी और बढ़ती क्रांति जाएगी। भी। अब हम चूंकि सूर्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सारी बात हम सूर्य के संदर्भ में कर रहे हैं ना, तो देखिए क्रांति बढ़ेगी और इसीलिए इसको परम क्रांति कुछ कह रहे दिन हैं बाद कि सबसे सूर्य यहाँ पर ऊंचा होगा, पहुंच इससे गया। अधिक नहीं हो सकती। ये परम क्रांति कुछ इसीलिए दिन बाद सूर्य यहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे कि विश्वांश इतना हो गया और क्रांति इतनी हो गई। ये विश्वांश है, ये इसकी क्रांति है। कुछ दिन बाद जब सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि ये तो विश्वांश है और ये इसकी क्रांति है। तो जब ये यहाँ पहुंच गया तो ये विश्वांश हो गया और ये इसकी क्रांति हो गई। ठीक है। ठीक, तो इस विषय को हम दोबारा से अभी शाम को पूरा करने वाले हैं और आपको कोशिश करेंगे। आप जटिलता थोड़ी सी वो अपरिचय वाली बस थोड़ी सी रह गई। हाँ, नहीं, इसको पूरा कर लें और किसी को पूछना हो तो सिर्फ पूछ एक बात लीजिए, कहना इसको चाह रहा हूँ स्पष्ट कर लीजिए। ये मैं ये बिंदु कहना चाह रहा हूँ कि हमने आपको बताया कि अक्षांश जो है उनका संबंध चरांतर से, अक्षांश से हमको कोई ग्रह का उदय अस्त जो है, सूर्योदय सूर्यास्त ये है, और जो देशांतर है इनका संबंध समय को स्थिर करने, समय को नापने से है। अक्षांश जो है वो ग्रहों के उदय अस्त का एस्पेक्ट, मुख्य एस्पेक्ट है, और देशांतर जो है उनके समय को जानने का वो है। जब आगे आपको हम कल हम सूर्योदय सूर्यास्त का विषय लेंगे कल, तो उसमें ये तथ्य जो है आपको काफ़ी कुछ दोबारा से रिवाइज भी हो जाएंगे। उसमें आपको हम कल जो गणना लेने वाले हैं वो चरांतर की गणना है। तो मेरी तरफ से ये विषय यहाँ पर पूरा हुआ। विभू को और आगे कुछ कहना है वो कहें, और उसके बाद आज का सत्र पूरा हो। जैसे हमने विषुवत वृत्त पर क्रांति नापी ना, ऐसे ही भोगांश इस पर जब हम नापते हैं क्रांति वृत्त पर, तो इसको हम बोलते हैं भोगांश और शर। अब देखिए, सूर्य जिस पथ पर चलता है उसी को क्रांति वृत्त बोलते हैं, तो सूर्य हमेशा क्रांति वृत्त पर होता है। तो और शर किसको बोलते हैं कि क्रांति वृत्त से कौन सा पिंड ऊपर या नीचे है। तो क्या सूर्य कभी क्रांति वृत्त से उत्तर या दक्षिण जा सकता है? नहीं जा सकता। तो सूर्य का शर हमेशा शून्य होगा, क्योंकि सूर्य हमेशा क्रांति वृत्त पर है। आपको अगर याद होगा, इससे पहले बताया था कि चंद्रपथ क्रांति वृत्त को जहां काटता है वो राहु और केतु कहलाते हैं। तो राहु और केतु भी हमेशा क्रांति वृत्त पर होते हैं। उनका भी तो शर राहु और केतु का भी शर हमेशा शून्य होगा। तो ये पिंड की स्थिति को नापने के दो अलग अलग तरीके हैं, भोगांश और शर, विषुवांश और क्रांति। इसमें से शर को और भोगांश को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हमने अब कोई दूसरा पिंड लेते हैं, क्योंकि सूर्य तो हमेशा क्रांति पर ही है। इसी को कर लीजिए ना, समझ में करता हूं। हाँ, लेकिन सूर्य तो हमेशा क्रांति पर ही है, क्रांति वृत्त पर है, तो उसका शर हमेशा शून्य रहेगा। उसका शर मतलब नहीं, पहले ये जो सूर्य जो इस क्रांति वृत्त पर चल रहा है, इसमें जितने जितने अंश जा रहा है वो भोगांश है उसका, वो भोगांश। हाँ, तो जब ये स्पष्टांश या जब ये भोगांश यहाँ पर है तो इसका भोगांश है शून्य, क्योंकि यहाँ से तो यात्रा यहाँ शून्य भोगांश। अब भोगांश क्या, सूर्य चला यहाँ पर आ गया, तो अब ये जो कोण बनेगा हमारा, ये इसका भोगांश हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि ये मेष राशि में आ गया। यहाँ से ये आगे चला और ये 30 डिग्री और चल गया, यानी ये टोटल कोण बन गया 60 डिग्री का, तो हम इसे बोलेंगे कि ये वृषभ राशि भी पार कर गया। यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये कोण हो गया टोटल 90 डिग्री का, तो ये मिथुन राशि भी पार कर गया, और अब यहाँ से ये कर्क राशि में चला जाएगा। ये पूरा तो हो गया भोगांश। ये तो हो गए भोगांश, क्रांति वृत्त पर स्थिति, क्रांति वृत्त पर। एक्चुअली ये दो अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ रही है बताने की, उसको भी समझना जरूरी है। आधुनिक विज्ञान में विषुवांश और क्रांति, इन दोनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्राचीन गणित में आपको विषुवांश का ज्यादा उपयोग नहीं मिलेगा, और ऐसे ही प्राचीन गणित में भोगांश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। मतलब प्राचीन गणित में भोगांश और क्रांति, दो अलग अलग वृत्तों के जो दो अलग अलग चीजें, भोगांश और क्रांति, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। हमें अगर सूर्य की क्रांति पता है तो हम सूर्य का भोगांश निकाल सकते हैं, सूर्य का भोगांश पता है तो सूर्य की क्रांति निकाल सकते हैं। अब है क्या कि जो पृथ्वी पर जिस चीज को हम नाप सकते हैं, हम शर को नाप नहीं सकते, हम विषुवांश को नाप नहीं सकते, हम भोगांश को नाप नहीं सकते, हम नाप सकते हैं सिर्फ क्रांति को, क्योंकि हम जहां पर है वो हमारा अक्षांश है, तो हमें मालूम है कि हम भूमध्य रेखा से कितने ऊपर हैं।
अगर हम ये देख लें कि सूर्य आज कहां पर है हमारे स्थान के सापेक्ष, तो हमें यह पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा से सूर्य कितनी क्रांति पर है। और चूंकि हम क्रांति को नाप सकते हैं और क्रांति से भोगांश निकालने का सूत्र हम जानते हैं, उसकी गणितीय उपपत्ति हम जानते हैं, इन चारों चीजों में जो चीज नपने लायक है वो सिर्फ क्रांति है। क्योंकि क्रांति में भूमध्य रेखा में हम अपने अक्षांश से सामने बिठा लेते हैं। क्रांति वृत्त आसमान में कहां है उसकी स्थिति कैसे सिद्ध होगी? लेकिन क्रांति की लॉन्गिट्यूड से भोगांशों से सापेक्षता है। आप जान सकते हैं कि ये क्रांति कितने भोगांश पर सिद्ध हो रही है। जैसे अभी हमने देखा ना 10 अक्षांश पर, अंश के अक्षांश पर अगर छाया लोप हो गया तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि आज सूर्य की क्रांति 10 अंश है। तो सूर्य की क्रांति हम नाप सकते हैं, और अगर हमें हमारे स्थान का अक्षांश पता है तो हम किसी भी दिन सूर्य की क्रांति नाप सकते हैं। तो जो मेजरेबल चीज है इन चारों में, भोगांश, विश्वांश, शर और क्रांति, इन चारों में जो मेजरेबल चीज है वो सिर्फ क्रांति है। जी, इसको शर को और बता दीजिए। शर क्या है? ये तो हमने देखा भोगांश। भोगांश तो हमने ये देखा कि क्रांति वृत्त पर स्थिति कितना चल गया है। अब सूर्य के अलावा किसी और पिंड की कल्पना कीजिए, क्योंकि सूर्य तो सदैव वहीं पर होगा। मान लीजिए कोई पिंड जो है वो यहां पर है, सर विक्षेप है, यहां पर है, तो इसके हम कैसे निकालेंगे? जैसे विषुवत वृत्त में निकाला था, यहां तक गए पिंड के नीचे तक, और ये हमारा ये तो विषुवत क्रांति वृत्त में जितना हम गए ये तो हो गया हमारा भोगांश। और क्रांति वृत्त से कितना ऊपर उत्तर या दक्षिण गए ये हो गया हमारा शर। शर की जरूरत आमतौर पर खगोलीय गणनाओं में नहीं पड़ती है, सिर्फ एक विचार के रूप में इसको समझ लीजिए। हमने जहां तारों, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, मतलब गणनाओं में जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑब्जर्वेशन में भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्जर्वेशन में जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर आपको किसी पिंड का विश्वांश और उसकी अगर क्रांति मालूम है तो आप किसी भी पिंड को लोकेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो जो विश्वांश है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट असेंशन। वसंत संपात से वो पिंड कितना दूर है, और सेंट्रल टाइम आपको क्या बताया था कि खमध्य से वसंत संपात कितना दूर है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग से हिसाब लगाइए, खमध्य से वसंत संपात कितना दूर है, ये सेंट्रल टाइम है। कोई पिंड वसंत संपात से कितना दूर है वो उसका विश्वांश है। तो विश्वांश और सेंट्रल टाइम का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो हमें क्या पता चलेगा? नहीं, फिर से समझो आप इसको। वसंत संपात से खमध्य, आज की मेरी दोपहर का समय, ये मान लीजिए 6 घंटे दूर है, ठीक है। और एक पिंड है जिसका विश्वांश है 8 घंटे, यानी वो वसंत संपात से 8 घंटे दूर है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 2 घंटे बाद वो पिंड मेरे खमध्य पर आ जाएगा। क्या ये मतलब हम समझ पा रहे हैं? किसी पिंड का विश्वांश है 8 घंटे, इसका मतलब है कि वो वसंत संपात से 8 घंटे की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ खमध्य, खमध्य वो चीज इस चित्र में बनी हुई है। मैं आपको वैसे एक कंसेप्ट के रूप में बताना चाह रहा था। लेकिन आप विश्वांश पे तो बोल रहे हैं ना उसको। विश्वांश जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु का विश्वांश है 8 घंटे, यानी ये वसंत संपात से 8 घंटे की दूरी पर है। मतलब आगे निकल गया या आने वाला है? आगे निकल गया है। आगे निकल वसंत संपात से 8 घंटे आगे निकल गया है। वसंत संपात से आगे निकल गया है। आगे निकल गया है। और ये पृथ्वी की स्थिति है। जो सेंट्रल टाइम होता है वो दैनिक गति के हिसाब से बनता है, और ये जो विश्वांश है पिंड का, ये वार्षिक गति के हिसाब से है। अब यहां पर खमध्य है, ठीक है। तो अभी तो खमध्य वसंत संपात पर है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि 6 घंटे का सेंट्रल टाइम है, तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो बिंदु है ना, जिसमें अभी 6 घंटे बाद खमध्य आएगा,
क्योंकि जब पृथ्वी घूमेगी तो ये बिंदु 6 घंटे बाद आएगा यहाँ पर, तो वसंत संपात 6 घंटे बाद आएगा ना इस स्थान के ऊपर जी, है ना। तो ये वसंत संपात जो है मेरे खमध्य से तो 6 घंटे दूर है, और वो पिंड जो है वो वसंत संपात से 8 घंटे दूर है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में, यानी कि 8 घंटे माइनस 6 घंटे, 2 घंटे बाद वो पिंड मेरे खमध्य पर आ जाएगा? मतलब हम हैं यहाँ पर आप हम यहाँ पर हैं और वो पिंड है यहाँ पर। अब जब ये पृथ्वी घूमेगी जी, 1 मिनट, 6 घंटे ये है, सॉरी, ऐसे कर दीजिए इसको थोड़ा सा, ये है मेरा, ये थोड़ी है, ये है मेरा 6 घंटे का सिड्रल टाइम। ये बिंदु 6 घंटे बाद खमध्य पर आ जाएगा। मतलब ये पृथ्वी घूम करके 6 घंटे बाद यहाँ आ जाएगी, वसंत संपात के सीध में आ जाएगी, वसंत संपात के 6 घंटे बाद जी, ठीक है ना। ये बिंदु है यहाँ पर 8 घंटे में, ये 8 घंटे पे है, ठीक। तो 6 बजे के बाद जब ये वसंत संपात में पहुंच जाएगा, ये बिंदु खमध्य पर आ जाएगा, इसके 2 घंटे बाद ये बिंदु खमध्य पर आ जाएगा, ये वाला पिंड। ये तो 8 घंटे दूर है वहां से जी, 8 घंटे दूर है यहाँ से, तो यहाँ से तो ये 8 घंटे दूर है, यहाँ से 6 घंटे में हम यहाँ पर आए। लेकिन ये तो 8 घंटे वही है ना, ये वार्षिक गति में है ना। अच्छा, पृथ्वी की तो दैनिक गति में 6 घंटे की दूरी पर है ना, 6 घंटे बाद तो वो तो आ जाएगा, पिंड तो वहीं का वहीं है ना जी, वसंत संपात। तो 2 घंटे के अंतर पर वो जो पिंड है वो हमारे खमध्य पर आ जाएगा। नहीं, यहाँ से हम 6 घंटे में सूर्य है, ये अच्छा, ये यूं आ रहा है उल्टा, पृथ्वी यूं घूम रही है तो ये इधर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं अभी शाम को और आपको क्लियर करता हूँ, इसको और चीज को पहले थोड़ा सा जटिल है। देखिए, आप लोग अक्षांश, देशांतर, विषुवांश और क्रांति को समझ लीजिए। इन चारों में तो कोई स्थिति क्लियर है ना, अभी व्याख्या दे रहे हैं, ये तो बात की बात है, इसको हम नहीं भी समझ लेंगे तो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको विषुवांश, क्रांति, अक्षांश और देशांतर ये समझनी जरूरी है। अब रही बात उसकी सर और भोगांश की, तो पहले दिन से ही हम आपको ये बात स्पष्ट कर दिए हैं कि भोगांश भोगा गया अंश। तो अंश, ये भोगा गया अंश कहाँ होते हैं? ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं कहाँ होते हैं? क्रांति वृत्त पे होते हैं। तो क्रांति वृत्त पर जो स्थिति है वो सीधी सीधी भोगांश है, और जो विचलन है, विक्षेप है, जो स्थिति है वो भोगांश, जो विचलन है, विचलन माने दाएं बाएं, वो सर है। क्रांति वृत्त के ऊपर जो स्थिति है वो हुई लॉन्गिट्यूड या भोगांश या स्पष्टता, जैसे ग्रह स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, शनि स्पष्ट, ये सब ये भोगांश की बात है। ये हो गई लॉन्गिट्यूड, ये क्रांति वृत्त पर। और जो क्रांति वृत्त से ऊपर या नीचे जो हटकर स्थिति बन रही, जैसे आपको बोला कि राहु केतु का अक्षांश वो सर नहीं होता, यानी राहु केतु में विचलन, विक्षेप नहीं होता। राहु केतु में विक्षेप इसलिए नहीं होता कि वो जब चंद्रमा के ऊपर वाली तरफ जाते हुए क्रांति वृत्त को काटता है, तो ये जो कटान हो रहा है ये हमेशा क्रांति वृत्त पर ही हो रहा है, क्रांति वृत्त से दाएं या बाएं नहीं हो रहा है। इसीलिए राहु केतु के भी जो है सर नहीं है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि सर माने क्रांति वृत्त से ऊपर या नीचे, और लॉन्गिट्यूड माने वसंत संपात पर, क्रांति वृत्त पर भोगा गया अंश स्थिति। अब एक और चीज समझने की है कि ये जो भोगांश है ये है कहां से? बस वो मोटी सी बात है ध्यान रखनी कि ये है हमेशा संपात से, और इसी में जो है सारी गड़बड़ ज्योतिष की यहीं से शुरू होती हैं। जब वो संपात से गणित को, संपात से स्थितियों को नहीं ले पाते या संपात से स्थितियों को ले पाते हैं,
संपात से स्थितियों को ले पाते हैं तो सही हो जाती बात, संपात से स्थितियों को नहीं ले जाते तो गणितें गलत हो जाती। अब कल हम आपको सूर्योदय और सूर्यास्त सिखाएंगे और रात्रि में यही विषय जो अभी चला है इसको और आपको विभू स्पष्ट करेंगे। आपको जहां पर जो बात पूछनी हो वो पूछ लीजिए, पर समझ लीजिए तथ्यों को। थोड़ा सा अपरिचय के कारण लगा रहा है विषय, बाकी ऐसा नहीं है, ये सिंपल गणनाएं हैं। तो आपको ठीक हो गया, भोगांश की बात स्पष्ट हो गई और सर की बात स्पष्ट हो गई। सर क्या है? विचलन है। ये जिनमें विचलन नहीं होगा, जैसे राहु और केतु इधर उधर हो ही नहीं सकते, सूर्य कांति वृत्त से नहीं है इधर उधर, तो वो जीरो है उसका सर। और लॉन्गिट्यूड जो है ये संपात बिंदु से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाएंगे, ये भोगांश कहाँ तक होंगे और कितने तक बढ़ेंगे? ये 360 अंश तक बढ़ेंगे ना। ये पूरी 12 राशियों में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये है शाम के समय में जो है आपको फिर यही चलेगा। आप सब लोग आइए और इसको समझिए, और कल सुबह सुबह के सत्र में आपको हम पहली गणित जो समझाएंगे वो समझाएंगे जो आज की अधूरी रह गई है। वो क्या है? संपात सिड्रल टाइम निकालना। क्या समझाएंगे? सिड्रल टाइम निकालना, जो हम आज बताए थे वो अब शाम को नहीं हो पाया, वो कल सुबह हम पहले सिड्रल टाइम पे आएंगे और दूसरे हम आएंगे चरांतर पर। किस पर आएंगे? अब जैसे ही आप सिड्रल टाइम, चरांतर, इन चीजों को सीख जाएंगे तो आप समझिए सूर्य अस्त्र सूर्योदय आपका ये हो गया चुटकियों में। बस आपको चरांतर को समझना है, वो हम आपको निकालना समझाएंगे। और मैं समझता हूं कि वो विषय बिल्कुल भी जटिल नहीं है, ये तो थोड़ा सा है भी, और वो जब आपको दोबारा समझाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, कल चरांतर और उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त। इसके साथ ही आज के इस सत्र का समापन करते हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बहुत बहुत।